यार मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि हम लोग जब भी इस टाइप के पॉडकास्ट बना रहे होते हैं जहाँ पे हम लोग थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टोरी से कवर करते हैं इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री से, तो हम लोग को हर बार लगता है कि इस बार जो पॉडकास्ट है ये सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है। एंड अब जब मैंने इस पॉडकास्ट की रिसर्च की तो मुझे लग रहा है कि इससे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल तो कुछ था ही नहीं। अच्छा हो गया। तुम्हें क्या लग रहा है सर? आई थिंक धोनी वाला जो था, जो हमने उसमें भी काफी गालियां पड़ी थी हमें, प्रॉब्ली दैट वाज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल फॉर मी, क्योंकि बहुत सारे बड़े नाम इन्वॉल्व थे एंड एक इंडियन ही था जिसको सॉर्ट ऑफ एक मेन स्टोरी का एक विलेन तरीके से पोर्ट्रे हो रहा था उसके अंदर। आई थिंक इस स्टोरी में जो जो चीज़ें पब्लिकली निकल के आई और जिस तरीके से लीक हुई हैं या और जो ट्रीटमेंट हुआ है प्लेयर्स का, उसके चक्कर में पूरा वर्ल्ड कप कॉस्ट कर गया मैं 2007 का। तो उन रीजंस की वजह से एटलीस्ट धोनी के अंडर जो भी हुआ था उससे इंडियन क्रिकेट का अल्टीमेटली कुछ हार्म नहीं हुआ। उसने जो करा वो भले के लिए करा। बट यहाँ पे आप जेन्युइनली क्वेश्चन कर सकते हो लोगों की इंटेंशंस को भी। तो उस नज़रिए से जो एक वो बहुत बड़ा टैग बना हुआ है ना कि इंडियन क्रिकेट का सबसे बड़ा विलन, वो मुझे लगता है ग्रेग चैपल को इसी रीज़न से दिया गया। उसी को आज हमें डिकोड भी करना है कि एग्जैक्टली सच क्या है स्टोरी के पीछे। बहुत लंबी कहानी होने वाली है एज ऑलवेज भाई, प्लीज़ इसको स्किप करके मत देखिएगा, वरना आपको, क्योंकि बहुत ही ग्रे कैरेक्टर्स हैं सारे इसमें, कोई भी एकदम ही गलत है, कोई एकदम ही सही नहीं है इसमें। तो वो समझने के लिए नुआंसेस को आपको स्टोरी की तरह ही देखना पड़ेगा। अगर आप एंड चैप्टर्स पे स्किप कर देंगे टाइम यूज़ करके तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा। आई वुड हाईली रिकमेंड कि विदाउट एनी जजमेंट्स, विदाउट एनी बायसेस, एक बार आप न्यूट्रल होकर स्टोरी को सुने। एंड हम लोग लास्ट सेगमेंट में ट्राई करेंगे डिसाइड करने का कि कौन एग्जैक्टली कितना गलत है, कौन कितना सही है, जैसी ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिल रही है। आई थिंक ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं। एज ऑलवेज जो भी सब्सक्राइब वगैरह करना होता है, सब्सक्राइब कर दो इस वीडियो को नहीं, चैनल को, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। हमने मेंबरशिप्स लॉन्च कर दी, उनको जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है जहाँ आपके ही जैसे बहुत सारे लोग उसके अंदर हैं जो कि क्रिकेट की बातें करते हैं आपस में, वहाँ पे भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, ज्वाइन इन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। एंड विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम लोग को बस कितने को 700-800 सब्सक्राइबर रहेगा 10,000 के लिए। हाँ भाई, करवा दो, जल्दी से करवा दो। मम्मी ने कहा पिज्जा पार्टी देंगी तो वो बड़ा मन है। सेकंड चैनल पे 10,000 हो चुके हैं, तो फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड जब इस चैनल पे 10,000 हो जाएंगे तो वी विल बी गिविंग अ न्यू प्राइस टैग फॉर ऑल द मेंबरशिप्स। तो एक अच्छा सा प्राइस देखने को मिलेगा आपको वहाँ पे, एंड काफ़ी अफोर्डेबल होने वाला है वो सारी चीज़ें। सो ठीक है, विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेगमेंट। ठीक है, और इस सेगमेंट का मैंने नाम रखा है राइजिंग फ्रॉम द एशेस। ओके, क्यों? क्योंकि जब 2000 का साल था, ये वो साल है जब गांगुली को पहली बार कप्तानी दी गई थी। और वो कप्तानी कब दी गई थी? जब इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की एक ओडीआई सीरीज होने वाली थी इंडिया के अंदर ही। एंड वो सचिन और अजहर वाली कप्तानी की एरा से निकल के अब हम लोग फाइनली एक नए कैप्टेंसी के एरा में जा रहे थे। गांगुली को कहा गया था कि अभी आप ओडीआई की कप्तानी ले लीजिए यहाँ से। और जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को फॉलो कर रखा है पहले से, हमारा मैच फिक्सिंग वाला पॉडकास्ट देख रखा है, उनको समझ में आ जाएगा कि सीरीज में क्या हुआ था। क्योंकि ये वही सीरीज है जहाँ से पूरा जो ये ढिंढोरा था कि इंडियन क्रिकेट में बहुत ही सालों से 10-15 सालों से फिक्सिंग होती आ रही है, वो सबसे पहले कि यहीं फटा था। एंड वो कैसे फटा था कि भाई पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई वहाँ पर, उनको पता चला कि हांसी क्रोनिये जो कि साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम के कैप्टन थे, उस टाइम पे इंडिया आए हुए थे, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग्स आ गई थी पाकिस्तान कह रहा हूँ, पुलिस के पास। एंड पाकिस्तान तो ऑफ कोर्स इसमें इन्वॉल्व था ही क्योंकि पाकिस्तानियों से ही बातें हो रही थी वहाँ पे थोड़ी बहुत। एंड पता चलता है कि सिर्फ साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं है, इंडिया के भी काफ़ी प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं। एंड काफ़ी बड़े बड़े नाम निकल के आते हैं। मोहम्मद अजहरुद्दीन का नाम निकल के आता है, अजय जडेजा का नाम निकल के आता है, कपिल देव का नाम निकल के आ जाता है, उनके ऊपर एलिगेशंस लग जाते हैं थैंक्स टू अ वेरी केओटिक स्टिंग ऑपरेशन बाय मनोज प्रभाकर। तहलका टीवी का एक वो स्टिंग ऑपरेशन करा था मनोज प्रभाकर ने, उसमें काफ़ी लोग इनडायरेक्टली शॉट ले रहे थे कपिल देव के ऊपर। अब कपिल देव ना ही सिर्फ उस टाइम पे वर्ल्ड चैंपियन कैप्टन थे, बट उस टाइम पे इंडियन क्रिकेट टीम के कोच भी थे। एंड इतनी बुरी तरह से सबको ट्रीट करा गया था कि कपिल देव ने सेल्फ रिस्पेक्ट में आकर कोचिंग से रिजिग्नेशन दे दिया था। उस टाइम पर इतना ज़्यादा केओस था, सचिन गांगुली जैसे लोग जो कि अब धीरे धीरे वो सीनियर प्लेयर्स की ब्रीड में आ रहे थे, उनके सीनियर सब जा रहे थे वहाँ से, उनके ऊपर इतना ज़्यादा क्वेश्चंस थे कि यार अब फैंस बोलेंगे ना नेचुरली अगर ये फिक्स है तो हम ट्रस्ट क्या ही करें। एग्जैक्टली उस टाइम पे इंडियन क्रिकेट का माहौल थोड़ा ऐसा हो गया था कि लोगों का विश्वास उठने लग गया था क्रिकेट से।
सबको ये लग रहा था कि एक मैच में भी किसी ने परफॉर्म नहीं करा जिसमें शायद एक्चुअली में वो ना कर पाया हो, बट सवाल सबसे पहले यही उठने थे कि शायद इसने मैच फिक्सिंग करी हुई है। और ऐसे में इंडियन क्रिकेट फैंस का ट्रस्ट रीगेन करना वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, और ये मुझे तो नहीं लगता और या मुझे पता नहीं कि और कोई कैसे ही कर पाता। या बट सौरव गांगुली, आई थिंक ही वॉज जस्ट 28 years old एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ही वॉज अ यंग मैन, उसको कैप्टन बनाया जाता है एंड आउट ऑफ नो वेयर जिस तरीके का रेजिलियंस उन्होंने दिखाया एंड टीम को उस दलदल से निकाला। कैसे, जब कपिल देव ने रिजाइन करा तो इंडिया अपने क्रिकेटिंग हिस्ट्री के सबसे पहले फॉरेन कोच को अपॉइंट करती है। हमारी जनरेशन के लिए ये इतने बड़ी बात नहीं, क्योंकि हम लोग आईपीएल में देखते रहते हैं। हमने गैरी कर्स्टन के अंडर 2011 का वर्ल्ड कप जीतते हुए देखा, तो हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा कोई नई बात नहीं है ये। बट उस टाइम पे ये पहली बार हुआ था कि एक फॉरेन कोच को लाया गया था, और वो फॉरेन कोच थे मिस्टर जॉन राइट। जॉन राइट आते हैं, साल 2000 में ये मैच फिक्सिंग के एलिगेशंस लगते हैं। मतलब मिड ईयर की आप बात करोगे, मई जून की बात करो, तब तक बहुत ज़्यादा खराब माहौल था। बट अक्टूबर आते आते अंडर द लीडरशिप ऑफ गांगुली एंड द मेंटरिंग ऑफ जॉन राइट, इंडिया ऑलरेडी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में आ चुकी थी। श्रीलंका से वहाँ पे हार जाते हैं, बट इतना बड़ा टर्न अराउंड करना इतनी जल्दी, वो बहुत कमेंडेबल बात थी मेरे हिसाब से। उसके चलते हुए इंडियन क्रिकेट फैंस के दिलों में वो जो ट्रस्ट था वो रीगेन होना शुरू हुआ, उनका इंटरेस्ट दोबारा जागना शुरू हुआ। एंड उस इंटरेस्ट ने जितना मोटिवेशन दिया टीम को, उतना ही रीपे भी करा टीम ने अपने फैंस को। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि एकदम से देयर इज अ सडन राइज इन द परफॉर्मेंसेस। जॉन राइट के लिए कहा जाता है, मैंने कई सारे अकाउंट्स पढ़े प्लेयर्स के, और मोहम्मद कैफ की बात कर लो, वीरेंद्र सहवाग की बात कर लो, सब कहते हैं कि जॉन राइट एक्चुअली तो सक्सेसफुल क्यों थे उस टाइम पे। डू यू हैव एनी इनपुट ऑन दिस? मैंने जितना पढ़ा उसके अकॉर्डिंग एवरीवन सेज दैट ही वाज द काइंड ऑफ मैनेजर, ही वाज अ मैन मैनेजर फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली वो बैक सीट लेना जानते थे, व्हेन टू कम इन द फर्स्ट सीट एंड टेक द पंचेस। जब मीडिया आपको ब्लेम कर रहे हो, आपके प्लेयर्स को ब्लेम कर रही हो, एंड देन प्रोटेक्ट करना आपके प्लेयर्स को। एंड व्हेन टू टेक बैक सीट, जब आपको पता है कि आपके प्लेयर्स को इस टाइम पे वो रिकग्निशन मिलना चाहिए, उनकी परफॉर्मेंसेस के लिए वो प्रेज मिलनी चाहिए, तब वो बैक सीट ले लेते थे। एंड दैट इज वो उनकी सारे प्लेयर्स से बहुत अच्छी बनती थी। सौरव गांगुली से स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा अच्छी बनती थी। पीपल काइंड ऑफ से कि आज की रेट में ही वॉज काइंड ऑफ अ रवि शास्त्री, जिनको मैन मैनेज करना बहुत अच्छे से आता था। एंड दैट इज वाई परहैप्स ही वॉज सो सक्सेसफुल। उस जनरेशन के जो ये प्लेयर्स है ना, इनफैक्ट गांगुली तो उस टाइम पे कैप्टन थे, उनके आज तक टिल डेट वो कहते हैं मेरे फेवरेट कोच जॉन राइट थे। कुछ ऐसा बोला जाता है कि एग्जैक्टली यही सीन था कि वो टेक्निकल इनपुट नहीं देते थे। उनको पता था कि भाई मैं जिन क्रिकेटर्स के साथ काम कर रहा हूँ ये वंस इन अ जनरेशन वाले प्लेयर्स हैं सारे के सारे। वो फैब 4 की बात कर लो, वो यंगस्टर्स जो आ रहे थे उस टाइम की बात कर लो, इतना टैलेंट है कि परहैप्स मेरी क्रिकेटर की लेगेसी कोई सरपास कर जाएंगे, तो मैं क्या ज्ञान दूं इनको बैठ के। मुझे इनको एज पीपल मैनेज करना आना चाहिए ताकि ये राइट फ्रेम ऑफ माइंड में रहें। एंड सो मोहम्मद कैफ तो इनफैक्ट बता रहे थे बड़ा ओपनली कि जॉन राइट वॉज नॉट एसेंशियली अ कोच ऑल्सो, वो एक मेंटोर की तरह बिहेव करते थे। उन्होंने कह रखा था कि गांगुली सचिन जो सीनियर्स थे, उन्होंने टीम उनके हाथों दे रखी थी कि आप मैनेज करो, कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे बता देना, मैं आपसे पूछूंगा कि आप क्या स्ट्रैटेजी चाहते हो, आप किस तरीके से खेलना चाहते हो, और हम उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। मैं आपको बस मैनेज करने आया हूँ, मैं अपने अंदर से ज़बरदस्ती के इनपुट नहीं दूंगा। एंड वो बहुत ही अच्छी तरीके से काम करा, क्योंकि क्या होता है उसके बाद 2002 में एक और आईसीसी इवेंट आता है। अच्छा, उस साल और राधा उस टाइम पे ये हाल नहीं था जो आज है कि हर साल आईसीसी इवेंट हो रहा है कोई। तो 2 साल के गैप में फिर चैंपियंस ट्रॉफी दोबारा आती है, एंड वो इंडिया फिर शेयर करती है श्रीलंका के साथ, जीत जाते हैं बेसिकली। फाइनल में वो मैच हो नहीं पाता बारिश के चक्कर में, तो शेयर ट्रॉफी मिल जाती है। तो बेसिकली जब से जॉन राइट आए हैं, जब से गांगुली कैप्टन बने हैं, तब से 2 आईसीसी इवेंट्स हुए हैं, दोनों में आप फाइनल्स में जा चुके हो और एक बार आप जीत भी चुके हो। और ये टीम इतनी ज़्यादा अच्छी बनते जा रही थी उस टाइम पे कि फिर आता है 2003 का वर्ल्ड कप, एंड एक बहुत ही हाई होप्स के साथ इंडियन कंटिजेंट जो था वो एंटर कर रहा था टूर्नामेंट में। आई थिंक हमारी बहुत ही मैजिकल रन भी थी वहाँ पे। सबको याद आता है वो सचिन का जो अपर कट था, पाकिस्तान के अगेंस्ट जो इनिंग्स थी, सहवाग के जो स्टार्ट्स थे वहाँ पे, आशीष ने 6 विकेट ले ली थी इंग्लैंड के अगेंस्ट। काफ़ी मेमोरेबल मोमेंट्स थे उस वर्ल्ड कप से। बट उससे भी ज़्यादा मेमोरेबल इन नेगेटिव वे क्या था कि हम फाइनल जो है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलने वाले थे।
एंड बात वही थी कि इंडिया वर बिकमिंग अ सुपर पावर इन क्रिकेट, बट ऑस्ट्रेलिया अभी भी 10 कदम आगे थी हमसे। एंड वो जिस तरीके से हम फाइनल हारे थे वन साइडेड, वो दिख गया था काइंड ऑफ कि अभी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है कवर करने में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। रिगार्डलेस इंडियन टीम की तारीफ ज़रूर हुई थी, क्योंकि आप जब से जॉन राइट आए, आप 3 साल के अंदर 3 आईसीसी टूर्नामेंट्स में तीनों में फाइनल में आ चुके हो। इससे पहले आज तक कभी इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ था कि आप कंसिस्टेंटली फाइनल्स में आना शुरू कर चुके हो, जो कि आज के टाइम पे होता है ना। अब आज के टाइम पे एक्सपेक्टेशन नेक्स्ट लेवल पे आती है कि फाइनल भी इज नॉट इनफ, आपको जीतना ही जीतना है। अब हम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं, बट उससे पहले इस लेवल तक क्या फाइनल्स में, सेमीफाइनल्स में कंसिस्टेंटली पहुंचो, ये गांगुली और जॉन राइट नहीं करके दिखाया था। एंड आई थिंक जो पूरी 2003 वर्ल्ड कप की जो हमारी पूरी जर्नी थी, एज यू सेड, बहुत मैजिकल थी। एक सॉर्ट ऑफ हम लोग एक अंडरडॉग सॉर्ट ऑफ गए थे। फाइनल में जाते हुए भी वी वर नॉट द फेवरेट्स, एज यू सेड। ऑस्ट्रेलिया ने हमें दिखा दिया कि हमसे 10 कदम आगे है। बट दिस वॉज परहैप्स द पीक ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम अंडर जॉन राइट्स टेन्योर, क्योंकि एक वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचना इट इज अ वेरी बिग थिंग। कुछ लोग कहेंगे कि आप चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए थे, उसको क्यों नहीं पीक कह रहे। वर्ल्ड कप है भाई, एंड वहां पे पीक पे पहुंचना, एकदम फाइनल में पहुंचना, इट वाज अ वेरी बिग थिंग। फॉरेन कंट्री में सबको पता था कि काफी अच्छा परफॉर्म करा इंडियन क्रिकेट टीम ने। एंड सो जब वो 2003 का वर्ल्ड कप हारे, उसके बाद आई वुड स्टिल से सबके अंदर सेंटिमेंट यही था कि भाई इंडियन क्रिकेट टीम ऑन द राइज है। एंड आते आते अब जो 2007 का वर्ल्ड कप होगा, प्रॉब्ली हम लोग वहां पे जाके बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि जो ये यंग जनरेशन थी जिनका पहला वर्ल्ड कप था, युवराज सिंह, आशीष नेहरा, हरभजन सिंह, सहवाग, सबका, वो अब अपने पीक पे आने वाले होंगे उस टाइम पे। एंड जो हमारे सीनियर्स हैं वो भी अर्ली 30s में होंगे, तो बहुत ही एक हेल्दी मिक्स होने वाला है। बट चीज़ें कैसे मैटर करती हैं, कैसे होती हैं, वो देखना पड़ेगा। एंड यहाँ से सौरव गांगुली एक सॉर्ट ऑफ इनिशिएटिव लेते हैं, क्योंकि 2003 वर्ल्ड कप के बाद उसी साल एंड में बीजीटी सीरीज होनी थी हमारी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जैसे अभी चल रही है। जैसे अभी चल रही है। एंड सौरव गांगुली एक इनिशिएटिव लेते हैं, उस सीरीज से पहले अकेले जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे जो वेन्यूज़ पे मैचेस होने थे जाके पिच देखते हैं कैसी है, कैसे प्रिपेयर करना है। एंड देन वो मिलते हैं अपने बहुत ही जिगरी दोस्त से जिनका नाम था ग्रेग चैपल, एंड उनसे जाके बैटिंग टिप्स लेते हैं। शॉक हो गए होंगे लोग अभी सुन के। एंड वो बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त थे उस टाइम पे। इनफैक्ट ग्रेग चैपल ने अपनी बुक में लिखा था दैट ही वॉज लाइक अ यंगर ब्रदर टू मी। सो इस टाइप का भाईचारा था उनके बीच में। उनसे बैटिंग टिप्स लेते हैं, एंड वो जो उनका पूरा इनिशिएटिव था वो काफ़ी फ्रूटफुल भी निकल के आता है, क्योंकि जब बीजीटी होती है, पहले मैच में सौरव गांगुली शतक मार देते हैं, एंड उसके बाद सेंचुरी मारने के बाद वो पूरा जो उनका क्रेडिट होता है वो जो अपना ग्रेग चैपल को दे देते हैं। तब देख के यही लग रहा था कि भाई बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप है। नेचुरली भाई अभी तक ऐसा कुछ निकल के आया नहीं है जिससे आपको लगे कि यार आगे जाके कुछ गड़बड़े हो भी सकती हैं। एंड वो सीरीज अल्टीमेटली इंडिया 1-1 ड्रॉ भी कर देती है। ऑस्ट्रेलिया में जाके 1-1 ड्रॉ करना, इट वॉज अ बिग थिंग। 2003 के वर्ल्ड कप में फाइनल आना, इट वॉज अ बिग थिंग। सो आई थिंक जो पूरा 2003 का पूरा साल गया इंडियन क्रिकेट टीम का, इट वॉज ऑन अ हाई। आई डोंट थिंक कि लोग इस चीज़ को एक गलत नज़र से देखेंगे। सब यही सोचेंगे कि यार यहाँ से हम ऊपर ही निकलने वाले हैं। बट जो अगला साल आना था पूरा 2004 का, वो एक थोड़ा फॉरगेटेबल ईयर होना था इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, क्योंकि फर्स्ट अप एशिया कप जो है वो फाइनल श्रीलंका के अगेंस्ट हार जाते हैं। देन चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल होनी थी 2004 में ही, एंड वो ग्रुप स्टेज में ही इंडियन क्रिकेट टीम बाहर हो जाती है। दिस वाज अ मेजर सेटबैक। पहली बार एक आईसीसी इवेंट होता है जॉन राइट के कोचिंग के अंडर, उसमें इंडिया ग्रुप स्टेज में बाहर हो जाती है। अभी तक 3 बार हुए थे, इन तीनों में फाइनल्स तक पहुंचे थे। ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि वही एक बहुत ही मेजर सेटबैक लगा था इंडियन क्रिकेट टीम को। उसके बाद बीजीटी वापस होनी थी, इस बार घर के अंदर होनी थी। आप बाहर गए थे, आपने ड्रॉ कर लिया, घर में आते तो एक्सपेक्टेशन ये होती कि जीतते, हम लोग 2-1 वो सीरीज हार जाते हैं। एंड उसके बाद साउथ अफ्रीका आती है घर पे खेलने, उनसे भी हम 1-1 ड्रॉ करते हैं। सो 2004 का जो पूरा साल था, 2003 जितना हाई गया 2004 उतना ही डाउन गया था। एंड सो देन अगेन एक वो मैंने जो कहा था 2003 का वर्ल्ड कप प्रॉब्ली एक पीक था, पीक के बाद आप नीचे ही आते हो, ये प्रॉब्ली वो टाइम स्टार्ट हो गया। 2012 में भी हमने देखा था 11 वर्ल्ड कप के बाद। एग्जैक्टली वही हो रहा था। एग्जैक्टली वही हुआ, एंड वहां से हम लोग थोड़ा नीचे गिरना स्टार्ट हो गए थे। देन 2005 की स्टार्टिंग में हमारी एक सीरीज होनी थी पाकिस्तान के अगेंस्ट। पाकिस्तान इंडिया आई थी, काफी एक यंग साइड लेके आई थी।
3 मैच की टेस्ट सीरीज थी पहले, उसमें हम लोग 1-1 ड्रॉ कर देते हैं, एंड दैट वाज अ वेरी शॉकिंग थिंग। उस टाइम पे आते आते सौरव गांगुली का फॉर्म भी काफी टाइम से डगमगाया हुआ था, एंड सो देयर वर क्वेश्चंस कि यार ये इनका थोड़ा फॉर्म सही नहीं चल रहा है। 1 साल हो चुके थे और एक भी सेंचुरी नहीं आई थी। एंड उसके बाद ओडीआई सीरीज होनी थी पाकिस्तान के साथ, वो 4-2 इंडिया हार जाती है। अब इसमें भी कैच ये है कि इस सीरीज के बीच में सौरव गांगुली को बैन कर दिया जाता है 6 मैचेस के लिए बिकॉज ऑफ स्लो ओवर रेट, एंड सो राहुल द्रविड़ कैप्टन बनते हैं बाकी के सारे मैचेस के लिए, एंड देन अगेन एज आई सेड 4-2 इंडिया सीरीज हार जाती है। बट जब इंडिया ये सीरीज खत्म होती है उस टाइम तक जैसे गांगुली को हटाया गया, द्रविड़ ने जैसे कैप्टनसी करी, देयर वर इनिशियल साइंस दैट ही कुड बी अ गुड कैप्टन पोटेंशियली, एंड सो अभी तक जो मैंने कहा गांगुली के फॉर्म पे सवाल थे, अब ये भी सवाल उठने लग गए थे कि यार इन्हें कैप्टनसी से शायद अब हटा देना चाहिए, थोड़ी प्रॉब्लम आने लग गई है। एंड जब इंडिया ये सीरीज हारती है, ये खत्म होता है, उस टाइम पे ऐसा कहते हैं कि जॉन राइट ने म्यूचुअली अग्री कर लिया था सारे प्लेयर्स से, बीसीसीआई बोर्ड से भी, कि यार मैं एक्सटेंड तो नहीं करने वाला हूँ अपना, उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था, मैं इसके बाद एक्सटेंड नहीं करूंगा, अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा, कोचिंग टेन्योर अपना खत्म कर दूंगा, एंड सो इट एंडेड ऑन अ वेरी गुड नोट। हाँ, मतलब ये था कि आई थिंक जॉन रेड को क्रेडिट मिलना चाहिए इस बात का कि उनको रियलाइज हो गया कि उनको कब निकल जाना चाहिए। जब उनको रियलाइज हो रहा है कि टीम परफॉर्म नहीं कर रही है, मेरे टैक्टिक्स अब शायद वो काम नहीं कर रहे उस तरीके से, तो अंडरस्टैंडिंग इज लिमिटेशंस, उन्होंने कहा कि फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडियन क्रिकेट मैं ऐसे साइड हो जाता हूँ, कोई बेटर इंसान आएगा वो अब इनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। एंड आई थिंक इसीलिए प्लेयर्स उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं कि उन्होंने अपना टाइम सेल्फिशली एक्सटेंड नहीं करा। जैसे उनको लगा कि अब रिजल्ट्स आने बंद हो गए 1 साल से, तो विच इज ऑल्दो टू बी ऑनेस्ट वेरी फेयर ऑल्सो। बंदे का 1 साल बुरा जाना अलाउड है अगर आप 3 फाइनल्स में लेके आ रहे हो, और 3 फाइनल्स आज के टाइम पे आने से ज्यादा मुश्किल होता था उस टाइम पे जो इंडियन टीम थी। बट वही है कि जैसे उन्होंने स्पॉट करा कि अब थोड़े से लूप होल्स आ रहे हैं, तुरंत उन्होंने कहा कि मेरे अब खत्म हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट में एक्सटेंड करूंगा, कोई फायदा नहीं है, सही टाइम पे एकदम कॉन्ट्रैक्ट खत्म भी हो रहा है, एक साइकिल फिनिश हो रही है, अब यहाँ से एक नए बंदे को लीड करना चाहिए। एंड सो यहाँ से हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं कैसे बीसीसीआई ने एक नया कोच अपॉइंट करा, एंड कौन है वो कोच एग्जैक्टली, उसकी भी बात करेंगे अब इसके अंदर। इस सेगमेंट का नाम मैंने रखा द नाइफ ऑफ बिट्रेयल। डैम भाई ड्रामेटिक एक्चुअली होने वाला है ये। या सो बीसीसीआई जब जॉन राइट चले जाते हैं उसके बाद एक कमेटी अपॉइंट करते हैं कि आपको एक नेक्स्ट कोच लेके आना है, एंड सो इस कमेटी के अंदर 3 फॉर्मर इंडियन कैप्टन होते हैं, एक सुनील गावस्कर, एक रवि शास्त्री, एक श्रीनिवास वेंकट राघवन। अब इन्होंने अपनी पूरी जो सर्च थी फॉर द नेक्स्ट कोच वो 4 लोगों पे नैरो डाउन कर ली थी। अब ये 4 थे, टॉम मूडी जो कि एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर रह चुके थे, मोहिंदर अमरनाथ हु वाज द ओनली इंडियन इन दिस लिस्ट, डेस्मॉन्ड हेन्स जो कि वेस्ट इंडियन के खिलाड़ी थे, एंड ऑब्वियसली ग्रेग चैपल। अब इनको ताज होटल बुलाया जाता है फॉर अ फिजिकल मीटिंग ताकि एक लास्ट इंटरव्यू सेशन हो सके। एंड यहाँ पे भी एक फनी स्टोरी है कि सबको 45 मिनट्स एलोकेट करे गए थे कि इसके अंदर आपको अपनी प्रेजेंटेशन खत्म करनी है। मोहिंदर अमरनाथ सबसे पहले गए थे, एंड उनको ऑलमोस्ट 2 घंटे लग गए अपनी मीटिंग खत्म करने में, क्योंकि वो जो लैपटॉप लेके आए थे अपने साथ उसमें उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। सो नेचुरली जब आपको 45 मिनट्स की मीटिंग 2 घंटे तक खिंच जाए तो इट वुड नॉट बी अ गुड इंप्रेशन ऑन दीज फॉर्मर कैप्टन्स और द कमिटी दैट यू वुड से। एंड सो इसके बाद जो सेकंड आए थे मीटिंग के अंदर वो थे ग्रेग चैपल। उनको अपनी मीटिंग जो है पूरी प्रेजेंटेशन थोड़ी कट शॉर्ट करनी पड़ी, एंड अपेरेंटली ये चीज़ अच्छी भी लगी बाकी सारे कम्युनिटी को। उनने सोचा यार काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प प्रेजेंटेशन थी इनकी, एंड उन्हें अच्छी ये चीज़ लगी कि इनका जो विजन है इंडियन क्रिकेट के फ्यूचर को लेके वो काफ़ी क्लियर है। वॉट ही होप्स टू अचीव विद द इंडियन क्रिकेट टीम इज क्वाइट क्लियर एंड प्रॉब्ली ऑन द सेम पेज विद अस। कुछ ऐसे करके उसने टैगलाइन दी थी ना, डेडिकेशन टू एक्सीलेंस। वो ग्रेग चैपल ने पूरे प्रेजेंटेशन को ऐसे टैगलाइन दी थी। या एंड इसके पीछे भी बात यह है 2000 में जब जॉन राइट अपॉइंट हुए थे ना, तब ग्रेग चैपल का भी नाम था उस टाइम पे। अच्छा। एंड वो इस टाइम पे इसलिए नहीं माने थे इस जॉब के लिए क्योंकि वो जो पे मिल रही थी उस टाइम पे वो उन्हें पसंद नहीं आई थी। बट इस टाइम पे ही वॉज रेडी कि जो भी पे मिल रही है मैं काम कर लूंगा उसके अंदर। सो डायनामिक्स थोड़े चेंज हो गए थे उस टाइम पे। एंड सो उस टाइम पे एक और बात ये होती है कि सौरव गांगुली उस टाइम पे जो बोर्ड प्रेसिडेंट थे रणबीर सिंह महेंद्र, और जो एक्स प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था जगमोहन दालमिया, उन दोनों को वो सजेस्ट करते हैं कि यार मेरे को भी मुझे लगता है कि ग्रेग चैपल को अपॉइंट करना चाहिए आपको, मेरी काफ़ी अच्छी बनती है उनसे।
एंड ऐसा कहते हैं कि सौरव गांगुली को ये बात जाके सारे सीनियर प्लेयर से डिस्कस करनी थी एंड देन जाके बताना था, बट अपेरेंटली उन्होंने बस खुद ही जाके ये चीज़ बोल दी क्योंकि उनका पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अफेक्शन था उनके साथ। एंड दिस शोज के कितने अच्छे टर्म्स पे थे सौरव गांगुली और ग्रेग चैपल, या कि जो लोगों के दिमाग में परसेप्शन है, इनफैक्ट मैंने भी रिसर्च करने से पहले मुझे इतना आइडिया नहीं था इस चीज़ का कि चीज़ें अब तो लोग पब्लिकली शॉट्स लेते हैं ना दोनों एक दूसरे के ऊपर, बट इस चीज़ की ओरिजिन स्टोरी ये है कि ये लोग बहुत ही अच्छे दोस्त थे, भाई मानते थे एक दूसरे को। हाँ, एंड इनफैक्ट गांगुली के रिकमेंडेशन पर ही ग्रेग चैपल कोच बन के आए थे, तो कैसे ट्विस्ट हुआ वो बहुत इंटरेस्टिंग है देखने को। राइट। एंड सो ऑन 20th May 2005 ग्रेग चैपल को अपॉइंट करा जाता है एज द हेड कोच ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। ना उन्हें अपॉइंट करा जाता है, उनकी जो फर्स्ट सीरीज होनी थी वो इंडियन ऑयल कप 2005 होनी थी, जो कि ट्राई सीरीज थी जहाँ पे श्रीलंका, वेस्ट इंडीज और इंडिया पार्टिसिपेट कर रहे थे। उन्होंने श्रीलंका में जाना था। उस टाइम पे ट्राई सीरीज का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा था। अभी इंडियन ऑयल कप मुझे बाद में आता है तो मुझे लगा कि यार हाँ ये ऐसी टाइप की सीरीज भी तो होती थी पहले। सो उसके लिए उनकी पहली सीरीज वहीं पे होनी थी एंड गांगुली उस टाइम पे काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे। ग्रेग चैपल ने इस पूरी सीरीज के लिए कैंप सेटअप करा बैंगलोर में चिन्नास्वामी स्टेडियम में, एंड वहाँ पे फिर सौरव गांगुली 2 दिन लीव लेते हैं काउंटी क्रिकेट से, देन यहाँ पे मिलने आते हैं। क्योंकि नेचुरली क्यों खेल रहे थे? क्योंकि बैन लगा हुआ था उस टाइम पे, इंडिया से खेल नहीं सकते थे। राइट, हाँ फेयर। तो वहाँ पे ऐसा नहीं था कि मस्ती करने गए होंगे, क्योंकि वो क्रिकेट नहीं खेल सकते थे इंडियन टीम से, तो उन्होंने कहा टाइम वेस्ट ना हो, इससे अच्छा मैं रिदम में रहता हूँ, काउंटी क्रिकेट ही खेल लेता हूँ। तो अच्छी बात है, वेरी गुड डिटर्मिनेशन, राइट। तो वहाँ से ब्रेक लेते हैं 2 दिन का, यहाँ पे आके मिलते हैं क्योंकि ऑब्वियसली कैप्टन और कोच को तो मिलना ही पड़ेगा आपस में। 2 दिन की उनकी आपस में मीटिंग होती है एंड देन वो वापस चले जाते हैं काउंटी क्रिकेट खेलने। अब जब इंडिया श्रीलंका जाती है तो ये डिसाइडेड था, उस टाइम पर राहुल द्रविड़ को कैप्टन बना दिया गया था इस सीरीज के लिए क्योंकि सौरव गांगुली अवेलेबल नहीं थे। 6 मैचेस का उनका सीन था, बैन चल रहा था अभी। एंड सो ये डिसाइड हुआ था कि गांगुली बीच में आएंगे एंड देन उन्हें खिला दिया जाएगा। अब जैसे पूरी टेस्ट सीरीज में आजकल हो रहा है बीजीटी में, रोहित शर्मा वापस आएंगे, उन्हें आके कप्तान बना दिया जाएगा। यही सोचा था सबने कि गांगुली वापस आएंगे, वो कैप्टन बन जाएंगे एंड देन वहाँ से नॉर्मल चलेगा जैसे चल रहा है। बट वहाँ पे इंडिया जाती है एंड फाइनल तक पहुँचती है। फाइनल में वो श्रीलंका से हार जाती है। बट पॉइंट ये होता है कि गांगुली उस सीरीज के बीच में आते हैं एंड ये डिसाइड किया जाता है कि यार राहुल द्रविड़ इस सीरीज की स्टार्टिंग से कैप्टन कर रहे हैं तो उन्हें ही कैप्टन रहने देते हैं। आप खेल लो पर आपको कैप्टन नहीं बनाया जाएगा, नेक्स्ट सीरीज से देखेंगे। एंड उस टाइम पे बहुत ज्यादा पतंगड़ बना नहीं था इस बात का, क्योंकि इतनी बहुत ज्यादा बड़ी बात थी नहीं। ऑल्दो इट वाज ऑड फॉर श्योर, अगर ऐसा आज के डेट में होगा तो बहुत ऑड लगेगा। हाँ, बट पॉइंट वही है कि अभी, एंड ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है ना आज की जनरेशन में, अभी 2 लोगों का फेस वैल्यू विच इज रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, वो एक अलग लेवल पे है और उससे बहुत नीचे फिर बाकी लोग आते हैं। उस टाइम पे सचिन, गांगुली, द्रविड़, ये सब लोग मतलब सब सारे ही ऊपर थे। तो एक बंदे से दूसरे बंदे पे जा भी रही है तो वो था कि चलो कुछ ऐसे कोई डाउनग्रेड नहीं हो रहा फेस वैल्यू पे, शायद इसलिए क्वेश्चंस ना आए। प्लस आई थिंक इसलिए भी नहीं आएंगे क्योंकि सौरव गांगुली और ग्रेग चैपल के भाईचारे किससे सबको पता था। तो किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि ग्रेग चैपल के दिमाग में कुछ उल्टी चीज होगी, एंड द्रविड़ के दिमाग में भी कुछ उल्टी चीज नहीं होगी, वो भी इतने अच्छे वेल नेचर्ड इंसान है। या तो बहुत ज्यादा पतंगड़ बाना नहीं इस बात का। बट जो मेन लड़ाई स्टार्ट होती है वो इनकी नेक्स्ट सीरीज से स्टार्ट होती है जब ये लोग जिम्बाब्वे जाते हैं। अब जिम्बाब्वे ने 2 टेस्ट मैच की सीरीज के लिए जाना था एंड उससे पहले उनकी ट्राई सीरीज होनी थी वहाँ पे भी, विच वॉज बिटवीन जिम्बाब्वे, इंडिया एंड न्यूजीलैंड। एंड वो जो ट्राई सीरीज होती है वहाँ पे इंडिया फाइनल पहुँचती है एंड न्यूजीलैंड से हार जाती है। उस पूरी ओडीआई ट्राई सीरीज में भी युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ, ये दोनों काफ़ी स्टैंड आउट प्लेयर्स थे, काफ़ी अच्छा खेल के आए थे वहाँ से। एंड सो वो सीरीज निकलती है एंड टेस्ट मैचेस स्टार्ट होने वाले थे। अब यहाँ से मेन बात स्टार्ट होती है क्योंकि टेस्ट सीरीज से पहले ग्रेग चैपल जो है वो सौरव गांगुली को सजेस्ट करते हैं। एंड देन अगेन जिनको लगा कि हम थोड़ा उल्टा बोल रहे हैं, हम लोग इसको डिटेल में बात करेंगे। ग्रेग चैपल सौरव गांगुली से कहते हैं कि टीम का बेस्ट इंटरेस्ट यही होगा कि आप कैप्टनसी छोड़ दें इस टाइम पे और अपनी बैटिंग पे ध्यान दें। एंड गांगुली बहुत ज़्यादा शॉक थे इस चीज़ से। इट इज सेड दैट, वो कहते हैं आर यू सीरियस एक्चुअली में। एंड चैपल कहते हैं कि भाई अगर तुझे मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन चाहिए तो वो तो यही है कि आप कैप्टनसी छोड़ो, अपनी बैटिंग पे ध्यान दो, उस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे टीम को। एंड सो उसके बाद जब फर्स्ट टेस्ट मैच की टीम सिलेक्शन भी हो रहा था उस टाइम पे गांगुली कुछ ऐसा पूछते हैं, व्हाट डू यू थिंक युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ, इन दोनों में से किसको हमें लेना चाहिए टीम के अंदर? एंड चैपल कहते हैं कि भाई
मेरे हिसाब से तो इन दोनों को टीम में होना चाहिए और आपको बाहर होना चाहिए। तो फनी लगता है ये चीज़ सुन के कि उनने एक्चुअली में ये चीज़ बोली होगी। एंड गांगुली इस बात पे भी ही वॉज टेकन अबैक, कहते आर यू सीरियस? नेचुरली। तो उनका भी यही रिएक्शन था कि भाई मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। एंड गांगुली बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं एंड ही स्टॉर्म्स ऑफ। इसके बाद जब फर्स्ट टेस्ट मैच होता है वहाँ पे गांगुली आके सेंचुरी मार देते हैं एंड दिस वॉज द परफेक्ट रिप्लाई। उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वहाँ पे मेन धमाका स्टार्ट होता है, क्योंकि उसके बाद गांगुली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से पहले खुद एक जर्नलिस्ट के पास जाते हैं, उन्हें बताते हैं ऐसा ऐसा हुआ था पहले। एंड देन वो जर्नलिस्ट जाके उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही सवाल पूछता है कि गांगुली जी क्या आपसे इस मैच से पहले कैप्टनसी छोड़ने को कहा गया था? एंड देन गांगुली कहता आई कैन टेल यू बिफोर दिस मैच आई वॉज आस्क्ड टू स्टेप डाउन एज कैप्टन एंड सो इट वॉज एक्स्ट्रा डिटर्मिनेशन दैट आई फाउंड। नहीं तो ये है क्या कि उन्होंने पहले ही बोल दिया था जर्नलिस्ट को? हाँ, ये स्टोरी है कि उन्होंने जाके एक जर्नलिस्ट को बता दिया सब एंड देन फिर जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा। हाँ, वरना जर्नलिस्ट को कहाँ से कैसे ही पता चलेगा? अभी तक तो लीक हुआ नहीं कुछ। तो दिस वॉज क्वाइट शॉकिंग कि ऐसे भी चीज़ें काम करती है। कई बार प्लेयर्स खुद जाके बता देते हैं जर्नलिस्ट को एंड देन जर्नलिस्ट वही सवाल पूछता है। गांगुली ने खुले में आके ये चीज़ बोल दी। देन वो ये भी कहते हैं एंड प्रॉब्ली ये चीज़ आप थोड़ा एक फेयर नोट पे कह सकते हो, द क्रिटिसिज्म हैज़ बीन फेयर, इट हैज़ बीन अ डिसअपॉइंटिंग ईयर फॉर मी बट आई हैव स्टिल गॉट द एबिलिटी टू प्ले फॉर द टीम। तो एक तरीके से वो क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट भी करते हैं कि टू सम एक्सटेंट जो आप बोल रहे हो वो चीज़ सही है बट आई स्टिल हैव द एबिलिटी कि मैं टीम के लिए खेल सकता हूँ अभी भी। एंड एक और पॉइंट जो मुझे बोलना था जो कि आगे जाके काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, उनसे वीवीएस लक्ष्मण के फॉर्म के बारे में पूछा जाता है एंड वो कहते हैं आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन हिज एबिलिटी, आई टोल्ड हिम येस्टरडे दैट ही डज नॉट नीड टू प्रूव हिमसेल्फ टू एनीवन। अब इसका क्या एग्जैक्टली सिग्निफिकेंस है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा क्योंकि ये खुद प्रूव हो जाएगा। एंड इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी होती है पूरी मीडिया के अंदर, सो बीसीसीआई को नेचुरली कुछ एक्शन लेना था। वो एक वीडियो कॉन्फ्रेंस अरेंज करते हैं, एक मीटिंग अरेंज करते हैं ऑनलाइन। सौरव गांगुली, ग्रेग चैपल दोनों आते हैं उसके अंदर एंड वो ट्राई करते हैं कि रिजॉल्व कर दे, भाई इस चीज़ को बाहर लेके जाओगे तो पूरी इंडियन क्रिकेट का नाम डूबेगा, बीसीसीआई का नाम डूबेगा। बट नेचुरली इतनी आराम से चीज़ें तो सेटल होने वाली नहीं थी। एंड सो यहाँ से हम लोग अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं जिसमें हम बात करेंगे कि ग्रेग चैपल ने कैसे इस चीज़ का एक्शन लिया, रिएक्शन परहैप्स, एंड क्या उसके रिपरकशंस निकलते हैं आगे चल के। क्योंकि ये सीरीज जब ये जिम्बाब्वे में हो रही थी तो ऑफकोर्स वो लोग इंडिया तो नहीं जाएंगे बातें करने के लिए, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस अरेंज होती है। बट जैसे ही वीडियो कॉन्फ्रेंस खत्म होती है और अपेरेंटली इसमें गांगुली को लग रहा था कि चलो चीज़ें सॉर्ट हो गई हैं, उसके तुरंत बाद ग्रेग चैपल एक ईमेल लिखते हैं बीसीसीआई को। एंड ये मेरे हिसाब से, मैंने पूरी ईमेल पढ़ी, काफ़ी लंबी ईमेल है। इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा स्कैंडलस ईमेल यही है। इससे ज़्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग और शॉकिंग ईमेल मैंने आज तक नहीं पढ़ा है। थोड़ा टाइम पहले तक हमें लगता था कि जो विराट कोहली ने अनिल कुंबले के बारे में लिख के भेजा था वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था, या अनिल कुंबले ने भी जो लिखा था बाद में बीसीसीआई को वो भी काफ़ी शॉकिंग था। बट दिस इज़ भाई ऑन अनदर लेवल। मैं इसीलिए गया था कि मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कोई कंट्रोवर्सी बड़ी शायद नहीं है भाई, क्योंकि आई वुड हाईली रिकमेंड। ये ईमेल लीक हो गई थी बेसिकली। क्या होता है, ग्रेग चैपल ये ईमेल लिखते हैं बीसीसीआई को अपनी साइड ऑफ द स्टोरी सुनाने के लिए, और उसके बाद ये ईमेल पब्लिकली लीक हो जाती है। अब ये लीक कैसे हुई ये आज तक पता नहीं है किसी को, बट आप अगर ये ईमेल पढ़ोगे ना तो आपका दिमाग घूम जाएगा। एंड इस सेगमेंट में उस पूरी ईमेल का क्रक्स आपको दिखाने वाला हूँ। पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग जाएंगे कि ग्रेग चैपल ने एग्जैक्टली ईमेल में क्या कहा, और आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी इसी के थ्रू। अभी तक जो तुमने नैरेटिव्स बनाए हैं या फिर जो इंसिडेंट्स नरेट करे हैं रादर, कि गांगुली ने ऐसा कहा फिर ग्रेग चैपल ने ऐसा कहा, उसको और ज़्यादा एकदम ऑर्डर में चल के और उसके पीछे की बैक स्टोरी क्या है वो हमें इस सेगमेंट में पता चल जाएगी। तो क्या होता है कि इस ईमेल में जब वो ट्राई सीरीज चल रही थी ओडीआई वाली, पहले टेस्ट मैच से भी पहले जब जिम्बाब्वे न्यूजीलैंड वाली ट्राई सीरीज चल रही थी, ये बात वहाँ से शुरू होती है। ग्रेग चैपल ईमेल में लिखते हैं कि उस टाइम पे मैं नोटिस कर रहा था कि सौरव गांगुली बहुत ज़्यादा नर्वस लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर लग रहे हैं। एंड ये बात उनकी परफॉर्मेंस में तो दिख ही रही थी, बट उनके कैप्टेंसी में भी दिख रही थी कि कैसे वो ऑन मल्टीपल ओकेजन्स मैच के लिए, हमने मान लो कि एक लाइनअप डिसाइड कर ली है, अब मैच से 1 घंटे पहले लास्ट मिनट पे एकदम से लाइनअप चेंज कर दी।
ठीक है। फिर मैच के अंदर जो डिसीजंस लेने चाहिए थे, जो डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए थी, वो अच्छी नहीं लग रही थी, बहुत ज़्यादा हार्म कर रही थी टीम को। टीम का एटमॉस्फेयर अकॉर्डिंग टू ग्रेग चैपल कहते हैं कि रुइन हो रहा था, क्योंकि आप हमेशा देखते थे गांगुली बड़ा नर्वसली वॉक कर रहा है ड्रेसिंग रूम में भी। प्लेयर्स को लग रहा है कि हम वैसे तो टीम में हैं लेकिन लास्ट मोमेंट पे नाम चेंज हो जा रहा है, तो इनसिक्योरिटी बन रही है प्लेयर्स के अंदर। और ऐसे में मैंने बीइंग द कोच जाके गांगुली से बात करी, एंड बातों बातों में जब गांगुली ने मेरे से पूछा कि आपका ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है मेरे ऊपर एज अ प्लेयर कि मैं कितना लंबा और खेल सकता हूँ, तब ग्रेग चैपल ने कहा कि यार मेरे ओपिनियन में इफ़ यू आस्क मी तो आपको कप्तानी अभी छोड़ देनी चाहिए ताकि आप अपना करियर एज अ प्लेयर और लंबा कर पाओ। और ये मैं आपको ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, ये मैंने भी करा था काम, और ये मैंने स्टीव वॉ, एलन बॉर्डर जैसे बड़े बड़े नाम, जो कि मैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन थे ग्रेग चैपल, एंड ग्रेग चैपल बहुत बड़े प्लेयर थे अपने टाइम के, उन सबके साथ ही हुआ है कि यार कैप्टेंसी का ना एक वो लिमिटेड पीरियड होता है, आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो उन्होंने भी छोड़ दी थी, तो आप भी छोड़ दो, एज अ प्लेयर देखो। तो ऐसे में गांगुली नेचुरली थोड़ा सा तो भाई उनके दिमाग में ज़्यादा ब्लंट हो गए, हाँ, क्योंकि उन्होंने ऑनेस्ट फ्रैंक ओपिनियन मांगा, उन्होंने दे दिया फ्रैंक ओपिनियन। अब ऐसे में क्या होता है कि चैपल कहता है कि यार देखो ये बातें तुम्हारे हाथों में है, मगर मेरा ओपिनियन चाहिए तो मुझे लगता है कि अभी डिसीजन मेकिंग तुम्हारी अफेक्ट हो रही है। एंड एज पर ग्रेग चैपल उस टाइम पे गांगुली कहते हैं कि हाँ मैं सोचूंगा इसके बारे में, क्योंकि अभी जो श्रीलंका वाली ओडीआई सीरीज हुई थी, जब मैं बैन के बाद वापस आया था एंड राहुल द्रविड़ कैप्टन थे, तब मैं थोड़ा सा फ्री तो फील कर रहा था बैटिंग करते वक्त, प्रेशर नहीं आ रहा था, तो शायद इस बात में कुछ मेरिट होगा, मैं सोचूंगा। तो अभी तक बात इतनी बुरी हुई नहीं है। बट इसके बाद क्या होता है, उसी कॉन्वर्जेशन में फिर ग्रेग चैपल पूछते हैं अच्छा चलो ये तो ठीक है, अभी टेस्ट सीरीज आ रही है जिम्बाब्वे की, पहला टेस्ट मैच आने वाला है, तो उसमें प्लेइंग 11 का क्या करना है। तो गांगुली कहते हैं कि यार मतलब ये सब जो प्लेइंग 11 वगैरह बनेगी एंड मैं नंबर 5 पे बैटिंग करूंगा। तो फिर ग्रेग चैपल बोलते हैं कि यार अगर तुम मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन पूछोगे तो मेरे हिसाब से तो तुम्हें ओपनिंग करनी चाहिए, क्योंकि अभी कैफ और युवराज दोनों बहुत अच्छे फॉर्म में चल रही है एंड मिडिल ऑर्डर में उनको रखना ज़रूरी है। तो आई थिंक यू शुड बी प्रिपेयर टू ओपन। और तब वहाँ से बात थोड़ी सी हिलने लग गई कि अब आप टेस्ट मैचेस पर भी सवाल उठा रहे हो। 1-1.25 साल ही बस मेरा बुरा गया है, इतने साल मैंने क्रिकेट को सर्व करा है, आप कह रहे हो कि अब मैं अपनी पोजीशन सैक्रिफाइस कर दूं फॉर यंगस्टर्स, स्टफ लाइक दैट, इट डिड नॉट रेजोनेट वेल परहैप्स। एंड बात ऐसे और कब बिगड़ती है, जब इस सीरीज से पहले एक प्रैक्टिस मैच था जिम्बाब्वे ए साइड के साथ, और उसमें सौरव गांगुली बैटिंग कर रहे थे, एंड ऑफकोर्स मिडिल ऑर्डर में तो ओपनिंग नहीं करते, तो मिडिल ऑर्डर में जब वो आए थे तो होता है ना कि 80-90 ओवर के बाद आपको नई बॉल यूजुअली ले ही लेते हैं, तो वो सेकंड न्यू बॉल लेने वाले थे जिम्बाब्वे की टीम, एंड तब एकदम से चैपल ने देखा कि गांगुली वॉक ऑफ करके आ गए एंड आके पवेलियन पे बैठ गए और अपने एल्बो को कुछ ऐसे टेस्ट वेस्ट कर रहे थे। तो चैपल को लगा कि शायद कोई बॉल लगी होगी, क्योंकि उन्होंने शायद वो बॉल मिस कर दी थी, उस टाइम पे वो थे नहीं वहाँ पे। एंड उन्होंने जाके पूछा गांगुली से कि भाई सब ठीक है, क्या हो गया। तो गांगुली कहता नहीं कुछ चोट वोट नहीं है, बस मुझे एक क्लच टाइप का कुछ फील हुआ एल्बो में और मैं प्रिकॉशनरी मेजर ले रहा हूँ, अभी जाऊँगा नहीं इसीलिए बैटिंग करने के लिए। तो ग्रेग चैपल को थोड़ा डाउट हुआ कि एकदम से ये क्या इंजरी ऐसे हो रही है। तो ग्रेग चैपल ने कहा अच्छा अगर एकदम से इंजरी हुई तो क्या पता सीरियस हो। तो उन्होंने अपनी टीम को कहा, जो मैनेजमेंट टीम थी, कि भाई एक प्रिकॉशनरी पूरा वो प्लान बना लेते हैं कि कैसे सही करना है इस इंजरी को, और टेस्ट वेस्ट तुरंत करा लेते हैं ताकि सीरीज आ रही है पता चल जाए क्या होने वाला है। अब देखो इसमें एक कैच क्या है कि ये ग्रेग चैपल ने खुद लिखा है, तो वो अपने आप को तो अच्छी तरीके से ही पोर्ट्रे करेंगे। हमें गांगुली की साइड इसमें पता नहीं है, तो मैं कोई जजमेंट पास नहीं करूंगा इस चीज़ पे, मैं बस नरेट करूँगी मेल में क्या लिखा हुआ है। अब ऐसे में क्या होता है, गांगुली कहते हैं कि यार नहीं कोई टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, ये ठीक हो जाएगा, मैं फर्स्ट टेस्ट मैच तक फिट हो जाऊंगा। तो फिर चैपल को बड़ा अजीब लगा कि भाई अगर इतना कुछ नहीं है तो बैटिंग क्यों नहीं कर रहे, फिर खेल क्यों नहीं रहे हो जाके। वंस अगेन एज पर ग्रेग चैपल में कह रहा हूँ ये। अब वो देखते हैं कि उसके बाद वो रिटायर्ड हो चुके थे, तो मोहम्मद क्या, युवराज सिंह, ये सब लोग जाते हैं। जब ये लोग आउट हो गए और जो नई बॉल थी वो 15-20 ओवर पुरानी हो चुकी थी, तब फिर गांगुली दोबारा बैटिंग करने चले गए। तो ग्रेग चैपल को शक हुआ कि ये थोड़ा शायद डर रहे हैं नई बॉल से खेलने से।
एंड सो उस मैच के बाद उन्होंने कोई पतंगड़ नहीं बनाया इस बात पे, उन्होंने चुपचाप ऑब्जर्व करा गांगुली को। एंड उसके बाद ग्रेग चैपल कहते हैं कि मैंने बाकी प्लेयर से आके पूछा कि ये अजीब नहीं लगा तुम्हें थोड़ा सा। एंड ग्रेग चैपल कहते हैं कि बाकी प्लेयर्स ने कहा ये तो टिपिकल सौरव गांगुली हैं, ये कई बार ऐसा करते हैं, मतलब इसमें कुछ नई बात थोड़ी है। अपेरेंटली दे सेड समथिंग लाइक कि इनको इंजरी हो जाती है बट वही मैच आने से पहले तक ये वापस ठीक हो जाते हैं। हाँ। तो बेसिकली एज पर ग्रेग चैपल उनको ये चीज मतलब एटीट्यूड सही नहीं लगा। अब देखो अगर ये बात सच है, जो कि मुझे नहीं पता सच है कि नहीं, तो नेचुरली कोच को लगेगा कि ये क्या हो रहा है, ये एटीट्यूड सही नहीं है एज ए कैप्टन, वो मैं बात समझ सकता हूँ। बट वही है कि क्या ये बात सच है इन द फर्स्ट प्लेस, वही क्वेश्चनेबल है। इसके बाद क्या होता है कि अब ग्रेग चैपल का थोड़ा सा मूड ऑफ होगा कि भाई ये एज ए कैप्टन ऐसे क्यों कर रहे हैं काम। एंड उन्होंने एक और चीज़ नोटिस करी कि जो अगर इंजरी हुई है उसको सही करने के लिए आप आदमी सीरियस होता है कि फर्स्ट टेस्ट मैच में फिट होना है। वो कहते हैं कि गांगुली बड़ा ही अलग तरीके से ट्रीटमेंट भी ले रहे थे कि कभी मन कर रहा है तो ले लिया, आइसिंग कर ली, नहीं करा तो नहीं करा, मतलब इंजरी तो सीरियसली ट्रीट करो। जो प्लान ऑफ एक्शन दे रखा था उनके, जो भी फिजियोथेरेपी वगैरह जो भी होती है, वो एग्जैक्टली फॉलो कर नहीं रहे थे प्रॉपरली। एंड सो इसके बाद क्या होता है, अब जब पहला टेस्ट मैच आ रहा था तब तक तो ग्रेग चैपल के दिमाग में सीरियस डाउट्स थे और युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ बहुत तगड़े फॉर्म में थे। तो तब वो जाते हैं गांगुली से खुद ही पूछने कि यार कुछ ऐसा सीन था क्या कि नई बॉल से डर लग रहा था या कुछ ऐसा सीन था तो मुझे बता दो। तो गांगुली कहते हैं यार वो जिम्बाब्वे एक ही साइड है, मीडियोकर सी बॉलिंग लेने पे मैं उनसे क्यों डरूंगा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है। तो अब ग्रेग चैपल को बात समझ में नहीं आई कि क्या चल रहा है एग्जैक्टली। और फिर इसके बाद बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आई कि गांगुली पूछते हैं कि भाई मतलब क्या आप एज अ कैप्टन मुझे हटाना चाह रहे हो क्या फ्रॉम द टीम, आप क्या चाह रहे हो एग्जैक्टली। तो ग्रेग चैपल ने अपेरेंटली ऑन द फेस ही बोल दिया कि भाई मेरे हिसाब से तो अभी युवराज और मोहम्मद कैफ का खेलना बनता है एंड आई हैव सीरियस डाउट्स कि अभी आपको इस मेंटल फ्रेम में खेलना चाहिए कि नहीं। तो गांगुली कहते हैं कि आप मतलब क्या कहना चाह रहे हो कि मैं कप्तानी छोड़ दूँ क्या। तो चैपल कहता है अगर आप मेरे से पूछोगे तो आपको छोड़ देनी चाहिए, बट ये टोटली आपका डिसीजन है और अगर आपको छोड़नी भी है तो इस तरीके से मत छोड़िएगा, आप आराम से करिए एंड इसको एक अलग टाइम पे डिस्कस करेंगे, अभी सीरीज के बीच में छोड़ना सही नहीं है। उनने प्रॉपरली चीज बोली भी है कि गांगुली जिस तरीके से सर्व करते आ रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम को, ही डिजर्व्स अ प्रॉपर फेयरवेल एंड सो एक अच्छे तरीके से, एक फिटिंग तरीके से उनका एग्जिट होना चाहिए अगर उन्हें कैप्टनसी छोड़नी है भी तो। अब इसके चलते हुए सौरव गांगुली बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि आप इनडायरेक्टली हिंट कर रहे हो कि मेरे को छोड़ देना चाहिए क्रिकेट। एंड वो बहुत इतना गुस्सा हो गए थे कि उन्होंने कहा कि अब मैं ये टूर छोड़ के जा रहा हूँ, मैं इंडिया वापस जा रहा हूँ, मुझे नहीं खेलना। एंड उन्होंने जाके राहुल द्रविड़ से कुछ बातें करी जो कि अपेरेंटली इससे नोट्स पे थी कि अब आप कप्तानी कर लेना क्योंकि ये तो मुझे चाहते नहीं एज अ कैप्टन। तो उस टाइम पे मिस्टर चौधरी थे एक, उनके टीम के मैनेजर थे एंड राहुल द्रविड़, ये दोनों जाके चैपल से बोलते हैं कि भाई ऐसा ऐसा सीन हो गया, गांगुली तो छोड़ के जाने वाले हैं। चैपल को ऐसा लगा कि थोड़ा आउट ऑफ प्रपोर्शन ब्लो करा जा रहा है, मैंने ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं है। एंड सो वो तीनों मिलके गांगुली को बिठाते हैं, कन्विंस करते हैं कि आप ऐसे छोड़ के मत जाइए, अभी आप कप्तानी करिए, ये जो 2-3 टेस्ट मैच हैं पूरी सीरीज आप ही कप्तानी करिए, इसके बाद बातें करेंगे। एंड वो मतलब इस इंटेंशन से शायद नहीं बोला था, वो आपको गलत लग रहा होगा तो उसको क्लैरिफाई कर लेंगे, अभी टीम पे फोकस करते हैं। बस लेट्स इंश्योर कि ये जो भी हुआ है हिकअप, इसको हम लोग पब्लिकली जाके मीडिया के सामने डिस्कस नहीं kरेंगे, जो ड्रेसिंग रूम की बात है उसको ड्रेसिंग रूम के अंदर ही रखते हैं। ये सब चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ ना बहुत आयरॉनिक होने वाली है क्योंकि आगे जाके उल्टा होना शुरू हो जाता है। जब ये चीज़ हुई उसके बाद वो पहला टेस्ट मैच आता है, उसमें गांगुली वो सेंचुरी मार देते हैं एंड फिर वो खुद ही जाके अपेरेंटली एक जर्नलिस्ट को बता देते हैं कि यार मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो नेचुरली ग्रेग चैपल को उस टाइम पे काफ़ी बातें चुभी होगी कि हमने स्पेसिफिकली डिसाइड किया था कि हमें पब्लिकली एक बात डिस्क्लोज नहीं करनी है, बट आपने पूरे टीम का माहौल रुइन कर दिया है बोल के। ये चीज़ उन्होंने ईमेल में लिखी हुई है कि आपने ऐसा क्यों करा है। अब इसके बाद क्या होता है, चैपल ये भी कहते हैं कि यार देखो ये एटीट्यूड बिहेवियर और सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा गांगुली का, बहुत ही ज़्यादा एंटाइटल्ड बिहेवियर है एंड इनफैक्ट इसको मैं मेट्रिक से प्रूव भी कर सकता हूँ क्योंकि हमारा जो पूरा कोचिंग मैनेजमेंट है वो हर प्लेयर की परफॉर्मेंस को ट्रैक करती है ट्रेनिंग में भी, और कौन कितनी फिटनेस कर रहा है, कौन कितनी प्रैक्टिस कर रहा है, किसकी कितनी फील्डिंग की परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है, बैटिंग की अच्छी हो रही है, बॉलिंग की अच्छी हो रही है, कप्तानी की अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही, ये सब हम लोग मेजर करते हैं प्रॉपर।
और वो रिपोर्ट मैं आपको अभी भेजने वाला हूँ, क्योंकि सौरव गांगुली ही एक ऐसे प्लेयर है जो हर पैरामीटर पे काफ़ी लो है बेंचमार्क से, जो टीम का बेंचमार्क होना चाहिए। तो वो कल्चर जो है ना, उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। एंड जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था, ग्रेग चैपल कहते हैं ईमेल में बीसीसीआई को, वही कमिटमेंट टुवर्ड्स एक्सीलेंस वाला, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। तो आई थिंक इट इज़ हाई टाइम कि हम लोग मूव ऑन कर जाएं अब। एंड गांगुली के साथ एज अ कैप्टन हमें कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। ये होके वो ईमेल खत्म हो जाती है। एक जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग मुझे लगी थी इस ईमेल में, वो कुछ ऐसा भी कहते हैं, एज यू सेड कि भाई आपको 2007 के लिए वर्ल्ड कप के लिए अगर आप एक यूनिट बना रहे हो तो सौरव गांगुली उस चीज़ में हैम्पर कर रहे हो उस प्रोसेस को। एंड लास्टली वो कुछ ऐसे करते हुए एंड करते हैं उस ईमेल को कि ये सब चीज़ें शायद जॉन राइट ने अपने अंडर बहुत ईजिली रखने दी थी, बट मेरा जैसा नेचर है, मैं ये चीज़ें बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं हूँ। एंड सो मेरे हिसाब से इस चीज़ को बिल्कुल टॉलरेट करना नहीं चाहिए। अब ये ईमेल यहाँ पे खत्म हो जाती है, पर इसमें मैंने एक चीज़ बोली नहीं है, और वो इसलिए बोली क्योंकि मैं चाहता हूँ पहले आप ये चीज़ डाइजेस्ट कर लो। इतना सब कुछ हो गया मेल में, ये बहुत शॉकिंग लग रहा होगा। इससे भी ज़्यादा शॉकिंग चीज़ एक ईमेल में थी, वो मैं अब आपको बताता हूँ। क्या होता है भाई, जॉन राइट कह रहा हूँ मैं, ग्रेग चैपल ये भी कहते हैं कि क्योंकि जब से ये बात हुई थी, जब से इंसिडेंट हुआ था, तब से गांगुली बहुत इनसिक्योर फील करने लग गए थे। तो उसके बाद से वो अक्यूज़ करते हैं गांगुली को कि ये क्या करने लग गए थे फिर, जो मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स थे जैसे कि वीवीएस लक्ष्मण, उनको जाके चुगली करने लग गए थे कि ग्रेग चैपल कह रहे हैं कि तेरी पोजीशन तो खतरे में है। एंड सो एक बार मुझे वीवीएस लक्ष्मण ने आके अप्रोच भी करा कि कुछ ऐसा सीन है क्या। तो ग्रेग चैपल कहते हैं मैंने फिर वीवीएस लक्ष्मण के सामने गांगुली को बुलाया एंड गांगुली से बोला कि क्या आप रिपीट कर सकते हैं आपने क्या बोला था। तो वो कहते हैं कि गांगुली ने वो टेस्ट मैचेस की बात करी ही नहीं, कुछ ओडीआई की बातें करने लग गए एंड बातें उन्होंने ऐसे डीले कर दी, हटा दी। एंड ओडीआई की बात वो ऑलरेडी उन सारे खिलाड़ियों से ऑलरेडी कर चुके थे ग्रेग चैपल। एंड वो कहते हैं कि ये लक्ष्मण का तो मैं नाम ले रहा हूँ, बट उन्होंने ईमेल में लिखा कि और भी ऐसे लोग थे। एंड मुझे ये ऐसा लगता है कॉन्स्पिरेसी के पीछे ये है कि गांगुली क्योंकि खुद इनसिक्योर हैं, तो वो जो भी मिडिल ऑर्डर के बैटर्स हैं उनके दिमाग में इनसिक्योरिटी ब्रीड कर रहे हैं ताकि वो परफॉर्म ना करें और गांगुली की जगह बन जाए। बहुत बड़ा एलिगेशन है ये। इसके चलते हुए अगर ये सब सच होता तो आप सोच रहे हो मतलब आपने कितना बड़ा कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया इंडियन क्रिकेट टीम के प्राइड का, जो मतलब मेन कैप्टन है टीम के। तो नेचुरली इससे बहुत ज़्यादा जो होता है ना क्राउड में एक जो वो रात होती है जो कि आपने कैसे कर दिया, वो आना बनता ही था नेचुरली। बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी इंडियन क्रिकेट टीम के जितने फैंस थे। जब ये ईमेल लीक होती है उसके बाद और चीज़ें एज रेपरकशंस झेलनी पड़ती है इंडियन क्रिकेट को। वो हम आते हैं अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे जिसका नाम होने वाला है डिथ्रोनिंग ऑफ द प्रिंस। क्योंकि अभी तक ये टीम गांगुली ने बनाई थी, इसको अलग अलग हाइट्स पे लेके गए थे, बट वहाँ से अब उनका फॉल भी आना था। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जब ये चीज़ लीक होती है एंड वही जब तक ये चीज़ पूरी मेन स्ट्रीम हुई थी न्यूज़, तब तक जो है इंडियन टीम सेकंड टेस्ट मैच जीत चुकी थी। एंड देन जब इंडिया वापस आ रही थी, अब इंडिया वापस आती है उस टाइम पे गांगुली जो है इंडिया के चीज़ कहते हैं, यू कैन इमेजिन द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन हु विद इन आवर्स ऑफ अ ट्रूस गोज एंड राइट सच एन ईमेल। आप समझ सकते हो कि एक बंदे का कैरेक्टर कितना गंदा होगा कि अभी अभी एक बात हुई है, रिजॉल्व हुआ है इशू, एंड उसके बाद वो ऐसे टाइप का ईमेल लिखते हैं बीसीसीआई को। ये गांगुली ने आके पब्लिकली बोला था। एंड उसके बाद रणबीर सिंह महेंद्र जो कि बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, उन्होंने एक हियरिंग रखी थी ताज होटल में। दिस इज नॉट अ मीटिंग, दिस इज अ हियरिंग। जो कोर्ट में होते हैं या विटनेस में, जैसे वही लेट मिस्टर अमिताभ चौधरी को बुलाया गया था एंड ऐसे 2-3 लोग और को बुलाया गया था जो कि जानते थे कि टीम के अंदर कैसा माहौल था। एंड उसमें वही सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, वेंकट राघवन, ये सब लोग थे। एंड उन्होंने किसी की साइड नहीं ली, उन्होंने बस ट्राई करा कि इस पूरे इशू को रिजॉल्व कर दें। एंड इस हियरिंग में ये चीज़ डिसाइड हुई थी, गांगुली और ग्रेग चैपल दोनों को एक कन्वे किया गया था, इंस्ट्रक्ट किया गया था रादर, कि आपको जाके मीडिया में कुछ नहीं बोलना। एंड उसके बाद जब सौरव गांगुली वो मीटिंग छोड़ के लॉबी में आते हैं होटल की, तब वो देखते कि भाई पूरी भीड़ लगी हुई है पूरी जर्नलिस्ट की। एंड इतने सारे जर्नलिस्ट को देखते हैं, सौरव गांगुली खुद ही कहते हैं कैमरा रोल करो, और फिर जब वो बोलते हैं उसमें वो ऐसा कहते हैं कुछ जो कि सबको शॉक कर देता है। एंड प्रॉब्ली बीसीसीआई को खुद भी बहुत शॉक कर दिया होगा।
उनने ऐसे कहा, पहले तो थैंक करा बीसीसीआई को, रणबीर सिंह महेंद्र को, कि आप सबने हम दोनों की बातें सुनी काफ़ी अच्छे से, एंड उन्होंने ऐसा कन्वे करा अल्टीमेटली कि मेरी बात जो है वो सच्ची प्रूव हो गई है, बट ठीक है हम लोग कोऑपरेट करेंगे आपस में और फिर हम लोग इंडियन क्रिकेट टीम को आगे लेके जाएंगे। बट द पॉइंट टू बी नोटेड वॉज, उन्होंने कहा मेरी बात सच्ची प्रूव हो गई है, जो कि एज पर रिपोर्ट्स जितना अवेलेबल है इसके हिसाब से ऐसा कुछ नहीं हुआ था। दोनों की बातें सुनी गई थी एंड इशू रिजॉल्व करा गया था। किसी को ऐसा नहीं बोला गया था कि आपकी बात सही है, कि आप सही और आप गलत हो, ऐसा नहीं हुआ था। एंड प्लस उन्हें इंस्ट्रक्ट किया गया था कि आप मीडिया को जाके कुछ नहीं बोलोगे, एंड सौरव गांगुली ने जाते ही मीडिया में इतना सब बोल दिया। अब जरा यहाँ पे एक पॉज लेते हैं और डिस्कस करते हैं जो पूरा ईमेल का इंसिडेंट हुआ है अंटिल दिस पॉइंट। तुम्हें क्या लगता है किस इंसान ने सही बिहेवियर करा और किसने गलत करा? सी मैं वही कहूंगा कि जो हमारे पास प्रूफ अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग ऑब्वियसली इट विल सीम लाइक ग्रेग चैपल वाज राइट, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उनने ही ईमेल लिखा है, उनकी ही साइड ऑफ द स्टोरी हम सबको पता है, एंड सो हमें यही लगेगा। प्लस एक चीज जो और लोग कहते हैं ग्रेग चैपल के डिफेंस में, वो ये कहते हैं कि जो उनका नेचर था वो ऑस्ट्रेलियन नेचर था। ऑस्ट्रेलिया में आप ये चीजें खुल के आके बोल सकते हो प्लेयर्स के मुंह पे, और प्लेयर्स उतना ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे उस चीज को नेगेटिव वे में। इंडिया में मैन मैनेजिंग का रोल बहुत ज्यादा बड़ा होता है, प्रॉब्ली कोचिंग वाले एस्पेक्ट से भी बड़ा होता है, क्योंकि आपको सबकी ईगोज मैनेज करनी है। जो क्रिकेट कल्चर इंडिया के अंदर है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर नहीं है, कहीं भी नहीं है। हाँ, सीरियसली क्रिकेट को इंडिया में लिया जाता है बोथ फ्रॉम द फैंस एज वेल एज द प्लेयर्स, वो और किसी कंट्री में नहीं लिया जाता। सो नेचुरली आपको उन कंडीशंस, उन सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करके प्लेयर्स को अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। सो थोड़ा ऐसे कहना, ब्लंटली कह देना कि वो तो ग्रेग चैपल ने खुद भी कह दिया कि उन्हें ब्लंटली जब फ्रैंक ओपिनियन मांगा गया तो उन्होंने बोल दिया ये। अब वही उनके बोलने का तरीका थोड़ा डिफरेंट था। अब आप ऐसे सुनोगे कि अगर वो ऐसे कह रहा है यार कि इन माय ओपिनियन, मेरे हिसाब से तो क्योंकि आपका भी भला होगा, टीम का भी भला होगा, कि आपको कैप्टनसी छोड़ देनी चाहिए, आप अपनी बैटिंग में फोकस करो, प्रॉब्ली आप बेटर कर पाओगे उसके हिसाब से, तो आपको लगता है यार हाँ यार एज एन एल्डर ब्रदर ये बोल रहा है तो इतनी प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। बट एग्जैक्टली में वो कैसे बोला गया था, क्योंकि आई डोंट थिंक सौरव गांगुली इतना गुस्सा हो जाएंगे किसी बात से कि वो टूर छोड़ने की बात करेंगे इतनी सी बात पे। तो नेचुरली कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बातें तो कही गई होंगी। ये एग्जैक्ट चीज रवि शास्त्री ने कही थी उस टाइम पे कि हमें आउटराइट ऐसे किसी को विलन नहीं बनाना चाहिए। क्या पता ग्रेग चैपल ने सही कॉन्टेक्स्ट में कहा हो, सही टोन में कहा हो, तो वो जानना बहुत जरूरी है। एंड शायद तभी से वो गांगुलियन रवि शास्त्री की जो रिफ्ट है, जो कि हमने कोहली वर्सेस बीसीसीआई वाले, कोहली वर्सेस गांगुली वाले जो पॉडकास्ट है उसमें काफी डिटेल में कवर करी थी, शायद उसकी बिगिनिंग यहीं से हुई थी। आई थिंक पॉइंट वही ना, अगर हमें सिर्फ एक साइड ऑफ द स्टोरी पता है, जिन्होंने अपने मुंह से वो चीज बोली है, सौरव गांगुली ने खुल के आके ऐसा कुछ खुलासा करा ही नहीं कभी, तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि वो कैसा फील कर रहे थे उस टाइम पे, क्या एग्जैक्टली बोला गया था उनसे, तो वी कांट मेक अ जजमेंट। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि मैं इस टाइम पे भी किसी की साइड लूंगा ही नहीं। पता मुझे लगता है कि अगर हम लोग सिर्फ ग्रेग चैपल की साइड भी ले लेना, मुझे लगता है उसमें भी ग्रेग चैपल ने कुछ चीजें गलत करी हैं। जैसे आप इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन को, जो कि उस टाइम के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन थे, उनका 1-1.5 साल अच्छा नहीं जा रहा, तो आप सीधा कह दो कि आप टीम से निकल जाओ। विराट कोहली, रोहित शर्मा, विराट कोहली के 5 साल में 2 सेंचुरी थी अभी, कोई ऐसे कह सकता है आकर? यह कहना चाहिए आकर कि आप डाउट करो उनकी एबिलिटी के ऊपर? तो एक स्टैचर ऑफ प्लेयर, एंड वो स्टैचर वो तभी मिलता है जब आप सालों से अपने आप को प्रूव करके आते हो। तो एटलीस्ट उस टैलेंट को, उस कॉन्फिडेंस को बैक तो करो। आपने आते ही अपनी पहली फुल टाइम सीरीज, जिसमें गांगुली कैप्टन थे, श्रीलंका वाली सीरीज में तो कैप्टन थे नहीं, ये पहली सीरीज थी अंडर ग्रेग चैपल, उसमें आपने आके मुंह पे बोल दिया कि आपको क्रिकेट ही छोड़ देना चाहिए, और वो 2005 की बात है। एंड ये सीरीज में वो 2-0 जीते थे और एक मैच में सेंचुरी थी गांगुली। एग्जैक्टली। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि ग्रेग चैपल इतना ब्लंट होना सही बात है, लेकिन आपका ब्लंट ओपिनियन गलत भी तो सकता है ना। ऑनेस्टली आपने बोला आप जेन्युइनली बिलीव करते होगे, बट शायद जो चीज़ आप जेन्युइनली बिलीव करते हो, इट मे नॉट बी फैक्चुअली करेक्ट। तो मुझे लगता है कि ग्रेग चैपल ने ये चीज़ जो बोली है कि आप आते ही कि आप छोड़ दो सीधा टेस्ट सीरीज, एंड ये कहना कि अब हमें युवराज, मैं तो युवराज सिंह का बहुत बड़ा एडमायर हूँ यार, बट युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ सबको खिलाना भी है टेस्ट मैचेस में, एंड उनकी टेस्ट लेगेसी भी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही है अनफॉर्चुनेटली। तो आप एकदम से कह रहे हो कि गांगुली अपनी पोजीशन शिफ्ट कर दें या फिर टीम से ही निकल जाए, ऐसी चीज़ें मुंह पे बोल रहे हो आप। मुझे तो नहीं लगता ये सही था बिल्कुल भी। मतलब ये सिर्फ कल्चर की बात नहीं, आप कैसे भी कैप्टन को ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। बात करने का एक तरीका होता है उस मामले में, जब भी हार्ड कॉल्स ले रहे होते हो तो आप।
सेकेंडली अगर हम लोग गांगुली के साइड से बातें करें तो मुझे ये भी लगता है कि, और ये भी बहुत पॉपुलर नैरेटिव है कि कहीं ना कहीं वो वाला फैक्टर तो था ही कि मैं आपको लेके आया हूँ टीम में और आप मुझे ही पहली सीजन वो हर किसी मतलब इट्स ह्यूमन कि कोई भी करेगा तो होगा ही होगा। बट क्या वो सही है, वो भी डिबेटेबल है। मतलब हाँ, ये सेंटिमेंट होना नेचुरली आएगा ही आएगा, बट क्या ये सेंटिमेंट सही है? वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट होना सही है क्या वो? आई थिंक मुझे सौरव गांगुली की तरफ से बस एक चीज़ थोड़ी सी क्वेश्चनेबल लगी, एंड वही देन अगेन आप उसको कैसे भी जस्टिफाई कर सकते हो क्योंकि जो आदमी उस सिचुएशन में रहता है वो बेटर समझ सकता है उस चीज़ को। बट बस एक चीज़ मुझे ये लगी कि शायद ड्रेसिंग रूम के अंदर जो बात हुई थी वो आपको बाहर जाके नहीं बोलनी चाहिए। हाँ, अगर ये चीज़ हुई थी। एंड ये बहुत एक्विजिशंस हैं, इनफैक्ट ये आगे दिखेगा भी हमें कि ग्रेग चैपल अब आगे जाके ना खुद वो चीज़ करते हैं। पहले ड्रेसिंग रूम की चीज़ें बाहर बोल देते थे और फिर ड्रेसिंग रूम में आके बोलते थे। हाँ, वो बहुत बुरा लगता था प्लेयर्स को। बट मतलब एज थिंग स्टैंड राइट नाउ स्टार्ट प्रॉब्ली शायद सौरव गांगुली की तरफ से हुई थी चीज़, अगर हुई थी। आई एम नॉट श्योर। देखो वन सेकेंड, अगर आप ग्रेग चैपल की पोजीशन पे अगर आप ऐसी बातें कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली गांगुली की वो जो ईगो है एज अ प्लेयर वो तो हर्ट हुई होगी। वो एथलीट की ईगो होती है। आप ये कह सकते हो कि आप इतना हर्ट क्यों ले रहे हो, वो एक अलग एस्पेक्ट है, इसमें आप गांगुली को शायद क्वेश्चन कर सकते हैं कुछ लोग। बट क्यों चीज़ वो आ रही है इन द फर्स्ट प्लेस, उसमें तो ग्रेग चैपल का भी हाथ है ना। आपको सिचुएशन बेटर हैंडल करनी आनी चाहिए अगर आपको कोच बनाया जा रहा है इंडियन क्रिकेट टीम का, तो द बिगेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड। तो आई थिंक ग्रेग चैपल का क्लियरली वहाँ से वो सही अप्रोच ही नहीं था। एंड सेकेंडली वो गांगुली के, क्योंकि भाई सबसे बड़े कैप्टन थे यार वो हिस्ट्री के, तो थोड़ा वो एक एंटाइटलमेंट तो हो गई, जिसके चलते हुए अगर वो ये भी कह रहे कि मैं सीरीज छोड़ के चला जाऊंगा और फिर खुद ही जाके वो चीज़ मीडिया में प्लांट कर दिया, खुद ही रिवील कर दिया, तो वो एक मुझे लगता है थोड़ा एक सेल्फिश चीज़ थी कहीं ना कहीं कि आपने टीम का बेनिफिट नहीं सोचा कि ये चीज़ से टीम का माहौल खराब हो जाएगा, बट मेरे को कैसे क्वेश्चन कर दिया तो मुझे वो चीज़ पब्लिकली बोलनी चाहिए। आई थिंक वो मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा सुनने में। तो मुझे लगता है दोनों ही, मतलब वही मैं कहूँगा कि पूरी स्टोरी में कोई भी ब्लैक एंड वाइट नहीं है, सबके कुछ गलतियाँ, सबके कुछ सही इंटेंशंस भी रहे हैं, बट अभी तक मुझे लगता है कि दोनों का ही कुछ ना कुछ पार्ट तो है। ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक बंदा से एक बंदा गलत है। राइट। जैसे अभी जो ताज होटल वाला भी है उसमें भी गांगुली ने फिर से जाके क्यों पब्लिकली जब मना कर रखा था, तो एंड आई थिंक उसका ही रेपरकशन फिर उन्होंने झेला भी आगे जाकर। राइट। सो मूविंग ऑन विद द स्टोरी, इसके बाद ऐसा कहते हैं कि बीसीसीआई की दिमाग में भी ये चीज़ थी, क्योंकि अगर बीसीसीआई ने आपको इंस्ट्रक्ट करा है कि आप बाहर जाके कुछ नहीं बोल सकते, और फिर आपके कैप्टन ने जाके बोल दिया, तो आपके उनसे भी कनेक्शन थोड़े वीक हो जाएंगे। एंड सो ऐसा कहते हैं कि बीसीसीआई के भी दिमाग में ये चीज़ हो गई थी, अब कैप्टन हमें किसी और को बनाना पड़ेगा। एंड सो बीसीसीआई, ग्रेग चैपल एज वेल एज सम ऑफ द सीनियर प्लेयर्स इन द टीम, all these three parties were on the same page about this. अभी सीनियर प्लेयर्स का कभी नाम रिवील नहीं करा गया, तो हम लोग नाम ले नहीं सकते क्योंकि पता नहीं एग्जैक्टली, बट उस टाइम पे सीनियर प्लेयर्स कितने ही थे। हाँ भाई मैं ऐसे नहीं लूँगा भाई, वैसे नाम थोड़ा ज़्यादा गंदा हो जाएगा, बट स्टिल मतलब यही लगता है कि एटलीस्ट चलो ये सारी पार्टीज ऑन द सेम पेज थी कि शायद गांगुली को कैप्टनसी से हटा देना चाहिए। एंड गांगुली शायद इस चीज के अभी भी फेवर में नहीं थे, ही स्टिल वांटेड टू फाइट। मैं ये कहूँगा कि आई डोंट वांट टू पोर्ट्रे बैड इमेज ऑफ द सीनियर प्लेयर्स। मुझे लगता है वो सीनियर प्लेयर्स का वही था कि दिस इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडियन क्रिकेट एंड आल्सो सौरव गांगुली, कि जब कप्तानी छोड़ देंगे तो शायद इनके दिमाग से प्रेशर हट जाएगा, तो ऐसा प्लेयर दोबारा हमें अच्छे परफॉर्मेंस करके देने लग जाएंगे। तो ये कोई जेलिसी वाला एस्पेक्ट तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता इस पूरी जनरेशन ऑफ क्रिकेटर्स में। इन लोगों ने आगे जाके एक दूसरों के लिए कितने सैक्रिफाइसेस करे हमने डिस्कस करा, पूरा एक फॉर्मेट सैक्रिफाइस कर दिया भाई ताकि बाकी लोग जाके अच्छा परफॉर्म कर सके। आई डोंट थिंक इन सब में काफी अच्छा भाईचारा है, टू दिस डेट काफी अच्छा भाईचारा है, तो आई डोंट थिंक कुछ भी प्रॉब्लम थी इन सब के बीच में। अब खैर आगे चलते हैं। एंड इस पूरे फियास्को के बाद एक चैलेंजर्स ट्रॉफी करके डोमेस्टिक टूर्नामेंट होता है इंडियन क्रिकेट सीन में, वो खेलने के लिए सारे खिलाड़ी जाते हैं। उस टाइम पे बड़े बड़े प्लेयर भी थे, सचिन तेंदुलकर तक गए थे भाई, सारे खिलाड़ी जाते थे उस टाइम पे। एंड सौरव गांगुली उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते क्योंकि वो कहते हैं उन्हें टेनिस एल्बो इंजरी है, जो कि सचिन तेंदुलकर को बाद में हुई थी। एंड मतलब टेनिस एल्बो इंजरी इस हद तक होती है कि आप वो एक कप भी नहीं उठा पाते हाथ से, इतना दर्द होता है आपकी, लोड नहीं ले पाते बेसिकली, बिल्कुल ही नहीं ले पाते, एंड कांस्टेंट पेन रहता है। या सो इट वाज नेचुरल कि चलो ठीक है उन्हें स्किप करना पड़ेगा ये चीज़। एंड ये पूरी चैलेंजर्स ट्रॉफी होती है। एंड इसके बाद बीसीसीआई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखती है, क्योंकि आगे आने की जो 2 सीरीज थी, एक श्रीलंका के साथ थी जिसमें 3 टेस्ट मैच खेले जाने वाले थे, 7 ओडीआई खेले जाने वाले थे, एंड देन उसके बाद साउथ अफ्रीका के साथ जिसमें 5 ओडीआई खेले जाने वाले थे। उनका कैप्टन वो अनाउंस करते हैं कि राहुल द्रविड़ विल बी द कैप्टन फॉर बोथ दी सीरीज,
एंड सौरव गांगुली को वापस टीम में आने के लिए, फिटनेस रिगेन करने के लिए दुलीप ट्रॉफी खेलनी पड़ेगी। एंड इसमें बात फंस कैसे गए वो, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा था टेनिस एल्बो इंजरी है, या तो कुछ क्वेश्चन कर नहीं सकते अब, क्योंकि एज पर द पब्लिक ही इज नॉट फिट टू प्ले राइट नाउ, या तो फिटनेस तो प्रूफ करनी पड़ेगी दुलीप ट्रॉफी में। तो वो क्वेश्चन आ गया था गांगुली के ऊपर। एंड उसके बाद ओडीआई सीरीज होती है, इंडिया 6-1 जीत जाती है बहुत ही अच्छे मार्जिन से। एंड टेस्ट सीरीज से पहले सौरव गांगुली को स्क्वाड में वापस ले लिया जाता है, बट द बैड थिंग वाज उन्हें 2 टेस्ट खिलाए जाते हैं एंड उसके 3rd टेस्ट में वापस ड्रॉप कर दिया जाता है, क्योंकि परफॉर्मेंस उनकी बहुत ज़्यादा खास नहीं रही थी एज सच। इनफैक्ट ये वही सीरीज जिसमें धोनी का डेब्यू हुआ था, या आउट हो गए थे जल्दी। अच्छा, साउथ अफ्रीका के लिए ओडीआई सीरीज के बाद होती है। या इस सीरीज में भी क्या होता है कि जब सेकंड टेस्ट मैच था उसमें सचिन ने गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ा था। वो फोटो तो मुझे, वो हमने सेव भी कर रखी है, उसमें हमने यूज़ कर रखी है पहले पॉडकास्ट में, तो मुझे याद है। उससे गावस्कर को कॉन्ग्रेचुलेट भी करते हैं, बहुत पॉपुलर फोटो है, दिल्ली की बात है मेरे ख्याल से। एंड उसमें ऐसा कहते हैं कि उस मैच के बाद सब लोग बहुत खुश थे, केक पे कटिंग हो रही थी, एंड तब ग्रेग चैपल ने कहा था कि गांगुली से कि अब आप ड्रॉप हो चुके हो 3rd टेस्ट मैच के लिए। तो वो बहुत ज़्यादा दुखी थे उस टाइम पे। एंड ऑफ कोर्स फिर उसके बाद वो ओडीआई सीरीज होती है साउथ अफ्रीका वाली, एंड वहाँ पे भी एक बहुत फेमस इंसिडेंट होता है, क्योंकि ईडन गार्डन्स में मैच था ऑब्वियसली सौरव गांगुली के घर में। एंड क्राउड इतना ज़्यादा गुस्सा थी कि आपने गांगुली को ड्रॉप कर रखा है, जैसे ट्रीटमेंट चल रहा है पूरे सौरव गांगुली का। वी सॉ दैट जब कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें निकाला तो भी कैसा उन्हें रिपरकशन झेलना पड़ा। सेम चीज़ यहाँ होती है, जो पूरी क्राउड थी वो इंडियन टीम को बू करती है, एंड वो चीज़ झेलना काफ़ी मुश्किल था। अब वो इंडियन टीम को बू कर रही है, फिर चैपल को बू कर रही है। चैपल को काफ़ी गालियाँ भी दी गई थी क्राउड के अंदर, एंड चैपल गुस्सा होकर उन्होंने मिडिल फिंगर दिखाई थी उनको। बाद में उन्होंने कुछ ऐसा एक्सक्यूज दिया था कि मेरी उंगली में चोट लग गई थी, तो मैं वो चोट दिखा रहा था। थोड़ी फनी चीज़ थी वो। बट यहाँ पे आपको बेसिकली ये बताने के लिए मैंने ये चीज़ बोली है कि पूरी कंट्री का कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट एक सेंटिमेंट ऐसा बन गया था कि यार ये ग्रेग चैपल जैसे बिहेव कर रहा है हमारे कैप्टन के साथ, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। और बेसिकली वो चीज़ ऑन कैमरा आ गई थी, हाँ, जो उन्होंने वो जेस्चर दिखाया था। तो अब वो चीज़ सिर्फ वहाँ की क्राउड को नहीं पता थी, वो पूरी इंडिया को पता थी। एंड ऐसा भी बोलते हैं कि उस टाइम पे पार्लियामेंट वगैरह पे भी बहुत ज्यादा वो लगे, मतलब ये क्रिकेट का ये है भाई, पॉलिटिक्स इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है। तुम देख रहे हो पॉलिटिशियंस पार्लियामेंट में बैठ के लड़ रहे हैं कि गांगुली क्यों नहीं खिलाया जा रहा, ये इन्फ्लुएंस है भाई क्रिकेट का, स्पेशली उस टाइम पे। आई डोंट थिंक आज के टाइम पे मैटर करता है। उस टाइम पे जब वो कहते हैं ना लोग पुतले जलाते थे, वो था भाई, पीपल जेन्युइनली केयर्ड अबाउट इट। आज के टाइम पे क्या है, एक ट्वीट करके थोड़ी सी फॉलोइंग ले लूंगा, उसके बाद क्या हो रहा है उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। उस टाइम पे थे जेन्युइनली सेल्फलेसली केयर्ड अबाउट क्रिकेट। अब वो फैंस शायद वैसे नहीं है उस पैशन के। बट ठीक है, यहाँ से हम लोग अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं। इस सेगमेंट का नाम है रखा है डिक्लेयरिंग कैंसर, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आने वाली है। एंड इस पूरे सेगमेंट की स्टार्टिंग कहाँ से होने वाली है, 2005 का साल खत्म हो जाता है और 2006 के स्टार्टिंग में जनवरी में ही एक पाकिस्तान के साथ सीरीज होती है। और एक बहुत बड़ा चेंज यहाँ पे क्या आता है, अभी तक तो गांगुली टीम से ही बाहर हो चुके थे ऑलमोस्ट दोनों फॉर्मेट की वर्चुअली, बट अब बीसीसीआई की पावर में मिस्टर शरद पवार आ चुके थे। एंड ऑफ कोर्स विद चेंज ऑफ पावर एक चेंज इन प्लेयर्स भी हमें देखने को मिलता है। एक इनएविटेबल एक सच है ये कि ऑफ कोर्स हर इंसान जो पावर में होता है उसकी अलग प्रेफरेंस होती है। एंड उसी के चलते हुए गांगुली को एक और चांस मिलता है दोबारा टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान की। एंड एक बहुत ही फेमस विजुअल था वहाँ से, एक वीडियो थी जब पहले टेस्ट मैच के टॉस से पहले की बात है, गांगुली दिख रहे होते हैं बहुत ही पैशनेट आर्ग्यूमेंट में विद राहुल द्रविड़, जो कैप्टन थे तब, बन चुके थे मतलब तो, एंड ग्रेग चैपल भी थे वहाँ पे साइड में। एंड बाद में बात निकल के आती है कि गांगुली उस टाइम पे कह रहे थे कि भाई मुझे खिला लो, मैं ओपनिंग करने को भी तैयार हूँ। एंड इट इज़ सो आयरॉनिक बिकॉज उस टाइम पे अगर आप देखो तो जब ये जहाँ से चीज़ शुरू हुई थी 5-6 महीने पहले उस ट्राई सीरीज में जिम्बाब्वे वाली, तब ग्रेग चैपल ने कहा था कि आपको ओपनिंग करनी शुरू कर देनी चाहिए। एंड अब बात घूम के वहीं तक आ गई थी कि गांगुली ओपनिंग करने को तैयार हो गए थे टीम में जगह रखने के लिए। राहुल द्रविड़ बीइंग द सेल्फलेस मैन दैट ही इज, वो कहते हैं कि यार तू टेंशन ना ले, मैं कर लूंगा ओपनिंग, मैं अपनी पोजीशन सैक्रिफाइस कर देता हूँ, तू अपने जगह पे बैटिंग कर। 1 सेकेंड भाई, आप कितना भाईचारा है टीम में, आप वो देखिए। एंड सो इसी के चलते हुए कुछ ना कुछ होकर गांगुली खेलते हैं पहला टेस्ट मैच। बट बुरी बात क्या थी कि उनको पहले टेस्ट मैच में बैटिंग करने का मौका ही नहीं मिलता है, क्योंकि द्रविड़ एंड सहवाग ओपनिंग करते हैं और 410 रन की पार्टनरशिप बना देते हैं ओपनिंग। एंड फिर वो बैड लाइट्स वगैरह का सीन हो जाता है तो मैच खत्म हो जाता है। गांगुली को बैटिंग करने का मौका मिलता नहीं है। फिर सेकेंड मैच में उनको ड्रॉप कर दिया जाता है, क्योंकि फिर वही मतलब क्या होता कि इनके चक्कर में, गांगुली जी को खिलाने के चक्कर में
जहीर खान और गौतम गंभीर पर्टिकुलरली एंड इवन मोहम्मद कैफ, उनको तो स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया था, उनके पीछे बहुत रोटेशन हो रहा था ताकि गांगुली अकोमोडेट हो जाए कहीं ना कहीं। तो अब इनमें से किसी प्लेयर को लाना था वापस, तो गांगुली को ड्रॉप करा गया। फिर थर्ड टेस्ट मैच में गांगुली को वापस लाया गया, तो उसमें उनके रन नहीं है, 30-35 रन ही थे, ज़्यादा थे नहीं। एंड अल्टीमेटली इंडिया सीरीज पाकिस्तान से हार गई घर पे। घर पे थी, आई थिंक बाहर थी मेरे ख्याल से ये इंडिया, हाँ पाकिस्तान बाहर गई थी। तो लास्ट टेस्ट मैच हार जाती है 1-0, पहले तो टेस्ट मैच ड्रॉ हो गए थे। एंड द्रविड़ को बहुत क्रिटिसाइज करा जाता है कि आप ये गांगुली को टीम में कहीं ना कहीं भरने के चक्कर में ये यंगस्टर्स को बाहर निकालो, रोटेशन कर रहे हो फालतू का, गौतम गंभीर, युवराज सिंह, जहीर खान, सबका क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है टीम में, इतना रोटेशन क्यों हो रहा है। अब नेचुरली क्वेश्चन तो वैलिड थे, बट पीछे क्या चल रहा है वो किसी को पता नहीं था। इसके बाद क्या होता है कि जो ओडीआई सीरीज होनी थी वहां पे, वहां से गांगुली को फिर से ड्रॉप कर दिया जाता है। तो ओडीआईज वो अभी तक खेल ही नहीं पा रहे। वो 2005 में खेला था, उसके बाद से खेलने में नहीं आ रहे, नहीं खेलने दिया। और इस सीरीज में क्या होता है कि युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ बहुत तगड़ा खेलते हैं, एंड युवराज सिंह को मैन ऑफ द सीरीज मिल जाता है। उनकी एवरेज कुछ 100 के ऊपर की थी पूरी सीरीज में, एंड 2 लगातार मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड्स मिल गए थे उनको। इस टाइम पे धोनी का भी वो फ्लरिशिंग होनी शुरू हो रही थी, वो हमने मूवी में भी देखा होगा लोगों ने, कई सारे विजुअल्स दिखा रहे थे ना मैच के बीच में। उसमें जो पूरी स्टोरी थी ना, जब वो पाकिस्तान गए हुए थे, शायद वो इसी टूर की है मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अब क्या होता है यहाँ पे कि इस चक्कर में सौरव गांगुली की जगह बन नहीं रही है। द्रविड़ कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन अब वही है ना, कई लोग पता है द्रविड़ को भी स्क्रूटिनाइज करते हैं कि आप चैपल की सुन रहे हो, आप टीम की नहीं सुन रहे शायद। पर मुझे लगता है द्रविड़ इतने टफ सिचुएशन में थे ऑब्वियसली भाई, कि वो चाह रहे हैं अपने पर्सपेक्टिव से कि यार मैं टीम का एनवायरनमेंट सही कर दूं। तो मुझे एक, मैं मिडिल मैन की तरह हूं कि मुझे कोच को भी संभालना है, टीम को भी संभालना है। उस चक्कर में वो बेचारे खुद फंसे हुए हैं, कैसे करेंगे वो इतना। कोच की एक अलग आइडियोलॉजी है, टीम की अलग आइडियोलॉजी है, एंड ही एज अ कैप्टन, क्योंकि कैप्टन ये नहीं सोच सकता मैं टीम का देख लेता हूँ, कोच तो भाड़ में जाए निकाल लेंगे, उसको बाद में किसी और को ले आएंगे। एक कैप्टन को एक वो सेंसिबल माइंड लग के ये सोचना पड़ेगा कि यार मेरे को दोनों पार्टी से खुश रखना है। एंड अल्टीमेटली 2006 आ गया है, अगले साल वर्ल्ड कप है, प्रॉब्ली मैं लीड करने वाला हूँ टीम को, मुझे संभाल के रखना पड़ेगा इस टाइम को टीम पे। क्योंकि अगर मैं अभी रिवोल्ट कर दूंगा कोच के अगेंस्ट, तो फिर कोच ही लास्ट मोमेंट पे चेंज होगा, शायद फिर से वो स्टेबिलिटी चली जाए। तो मैं तो द्रविड़ को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करता, मुझे लगता है कि वो अपना बेस्ट कर रहे थे वहाँ पे। बट इसी के चलते हुए ना फिर एक बहुत ही पॉपुलर एक लीक निकल के आता है, एंड उसमें पाया जाता है कि ग्रेग चैपल ने अपेरेंटली कहा था कि इंडियन क्रिकेट के 6 कैंसर है। ये एक्चुअली ये चीज़ पॉपुलर हुई है, अभी विक्रांत गुप्ता ने एक वो पॉडकास्ट बनाया था, उसमें उन्होंने बोला था ये, उसमें उन्होंने 5 नाम लिए थे, छठा वो कहते कि उनको याद नहीं है। मैंने और रिसर्च करी तो अपेरेंटली वो शायद वो 6 नाम भी नहीं थे, वो 7 नाम थे एक्चुअली, क्योंकि हरभजन सिंह ने ये चीज़ बोली है बात। तो वो भी आप ढूंढोगे तो मिल जाएगी आपको। एंड वो 7 नाम कौन थे बताता हूँ। सबसे पहले तो सौरव गांगुली ऑफ कोर्स, उनके साथ ही साथ हरभजन सिंह खुद, युवराज सिंह, आशीष नेहरा, क्योंकि ये सब लोग वही गांगुली के अंडर बने हुए थे। एक नाम उन्होंने नहीं लिया था, वो था जहीर खान का। अगर आप डॉट्स कनेक्ट करके देखोगे ना तो इट इज़ वेरी क्लियर कि जहीर खान की बात हो रही है वहाँ पे। ये सारे थे गांगुली के अंडर आए हुए प्लेयर्स, जिनको गांगुली ने सिक्योरिटी देके उनको बनाया था प्लेयर। एंड देन केम सचिन तेंदुलकर। हरभजन सिंह ने इनडायरेक्टली इंडिकेट कर आगे जाके कि वो एक्चुअली 6 नहीं, वो 7 लोग थे, उसमें सहवाग का भी नाम था। तो ये 7 लोगों को वो कहते थे कि ये कैंसर ऑफ इंडियन क्रिकेट है, इनको यहाँ से निकालो वरना टीम नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा पाएगी। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? युवराज सिंह तो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट युवराज सिंह वॉज वेरी लॉयल टू द सीनियर्स, क्योंकि उन्होंने ही उसको बनाया था भाई। एंड वो वही था यार कि मैं तो प्लेयर्स के साइड लूंगा, मुझे दिख रहा है कि क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। एंड पूरा मैं स्टांस लेता हूँ ये सचिन तेंदुलकर गांगुली के साथ कि भाई चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। सेम वेंट फॉर हरभजन सिंह ने तो उस टाइम पे आके पब्लिकली, ही वाज द फर्स्ट वन जो ने पब्लिकली बोला था कि मैं गांगुली को सपोर्ट करता हूँ। एंड अपेरेंटली चैपल को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। इनफैक्ट इसके चीज़ एक आगे से होता हमें दिखेगा। एंड सचिन का भी कहते हैं कि इस टाइम के आसपास जो है ना थोड़ा सा उनको समझ में आने लग गया था कि ये अब मुझे इरिटेशन हो रही है, क्या बकवास चल रही है। क्योंकि उस टाइम पे पता एक और चीज़ थी, इयान फ्रेजर करके इंडियन टीम के बायोमैकेनिस्ट थे, असिस्टेंट कोच बेसिकली आप कह लो। एंड वो बेसिकली उन लोगों ने ग्रेग चैपल ने एज एन एजेंट यूज कर रखा था।
इधर की बात इधर करते थे वो पूरी टीम में। अच्छा यहाँ पे क्या बात हो रही है, जाके जरा सुन के आ चुपचाप। अच्छा वहाँ पे क्या बात चल रही, सुन के आ। अब ये मुझे खबर देता रहे यहाँ से, और अलग अलग चीज़ें मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करता रहे प्लेयर्स में, ताकि प्लेयर्स में आपस में लड़ाई हो जाए। अब यहाँ से देखो, अभी तक हमने कहा था कि गांगुली एंड चैपल दोनों का पर्सपेक्टिव हमें समझ में आ रहा है। दिस इज वेयर आई बिगिन टू लूज चैपल। आप ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो एग्जैक्टली? आप गलत टैक्टिक्स यूज कर रहे हो, आप टीम का एनवायरनमेंट कॉन्शियसली खराब कर रहे हो, ताकि आपके ओपिनियन में जो प्लेयर्स सही नहीं लगते आपको वो निकाल दिए जाए। इट इज़ ऑफन सेड कि ऐसा भी था, ग्रेग चैपल सॉर्ट ऑफ ऐसा चाह रहे थे कि धीरे धीरे करके अब राहुल द्रविड़ को भी फेज आउट कर देते और सचिन तेंदुलकर से ऐसी बनाना स्टार्ट करते कि भाई हम दोनों राज करें अब इंडियन क्रिकेट पे, और द्रविड़ को भी और निकाल ये देंगे। चीज़ आपको खुद अभी मैं प्रूफ करके दूंगा नेक्स्ट सेगमेंट में, जब हम 2007 वर्ल्ड कप की बातें करेंगे तो आने वाले सेगमेंट्स में। तो क्या होता है कि मुझे लगता है यहाँ से अब आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ग्रेग चैपल क्या कर रहे थे। एक और इंटरव्यू उन्होंने दिया था ग्रेग चैपल ने, जो कि अलॉट ऑफ पीपल डोंट नो, एंड यहाँ पे मतलब मुझे लगता है इतना गंदा पर्सनल शॉट लिया था सौरव गांगुली पे, जो कि इट इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। दिस वाज एक्चुअली बिफोर दिस पाकिस्तान सीरीज, जस्ट बिफोर दिस पाकिस्तान सीरीज। एक ब्रिटिश आउटलेट को वो इंटरव्यू दे रहे थे और उधर उनने ऐसे उछल के कहा, आई एडवाइज्ड गांगुली टू स्टेप डाउन फ्रॉम कैप्टनसी सो दैट ही कुड फोकस ऑन हिज बैटिंग। ठीक है भाई, नॉर्मल स्टेटमेंट है। What I didn't realize at that stage was how utterly important being captain was to his life and his finances. कोई जरूरत नहीं थी ये बोलने जहां पे आप वो फाइनेंसेस वाली बात ले, यू आर सेइंग कि उन्हें पैसे कमाने थे इसलिए उनका कैप्टन रहना बहुत जरूरी था उनके लिए। भाई इतना गंदा पर्सनल लीक था ये लेना, चीप टैक्टिक्स है। इसके बाद सौरव गांगुली ने एक लेटर लिखा था शरद पवार को, ये बोलते हुए कि भाई ये कैसे टाइप के स्टेटमेंट्स दे रहा है यार। मैंने जो मेरे से बोला गया था, अब मैंने खुल के कुछ नहीं बोला इनके अगेंस्ट। चुपचाप मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं ओपनिंग करने को भी रेडी हूँ, जैसा कोच चाह रहा है मैं वैसा करने को रेडी हूँ। ये बोलने की क्या जरूरत थी, जब आपको पता है मेरी क्या रेपुटेशन है पूरी कंट्री में, पूरी खराब कर रहे हो यार अभी तरीके से। एंड शरद पवार ने उस टाइम पे ग्रेग चैपल को वार्निंग दी थी कि आइंदा ऐसी कोई पर्सनल शॉट्स आपको नहीं लेने। हाँ बोलो एकदम मतलब अब नहीं कर सकता भी चीज़। अरे वही है ना, अभी बात थी कि यहाँ से क्या होने लग गई है। दिस इज वेयर यू कैन नॉट जस्टिफाई, बिकॉज अब ग्रेग चैपल ने ये जो इयान फ्रेजर का यूज करना शुरू करा टीम का माहौल खराब करने के लिए। सेकेंडली जिस बात के लिए गांगुली को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि आपने पब्लिकली क्यों जाके बोला, अभी खुद ही वो करने लगे थे। एंड यहीं पे सचिन को ये चीज़ दिखने लग गई थी कि ये इंसान, कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी प्लेयर से तो ये नहीं कि ड्रेसिंग रूम आके डिस्कस करे, वो चीज़ पब्लिकली जाके बोल देंगे। फिर सचिन का तो ये भी कहते हैं कि मोहम्मद कैफ ने कहा था कि कहते थे कि सचिन को कहते थे कि अपना बैट का वेट चेंज कर दो, ऐसे खेलो वैसे खेलो। मतलब ये जबरदस्ती के इनपुट्स तुम उस प्लेयर को दे रहे हो जो कि क्रिकेट की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा रन मार चुके हैं। तो जबरदस्ती में इंटरफेयर करना, फिर माहौल ख़राब रखना, चुगली करना, लोगों की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना, पब्लिकली कुछ और बोलना, अंदर कुछ और करना। तो सचिन तेंदुलकर भी अब इरिटेट होना शुरू हो गए थे। मैं बार बार एम्फेसिस सचिन तेंदुलकर पे क्यों दे रहा हूँ, बिकॉज अल्टीमेट जो हुआ है ना वो सचिन के वजह से ही हुआ है। सचिन के वजह से ही क्रिकेट बचा है। जो जजमेंट था वो पूरा सचिन तेंदुलकर का था, उन्हीं के वजह से हुआ है अल्टीमेटली। हाँ, मेन कैरेक्टर्स यहाँ पर ग्रेग चैपल और गांगुली हैं, बट जो एक्स फैक्टर है ना पूरी स्टोरी के, वो सचिन तेंदुलकर ही निकल के आएंगे आगे जाकर। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे, विच इज द अनएक्सपेक्टेड कमबैक। क्योंकि अभी तक लग रहा है कि 2006 चल चुका है, ऑलमोस्ट साल भर हो चुका है, गांगुली ओडीआईज तो खेली ही नहीं है इतने टाइम से, अब टेस्ट मैचेस भी खेलना बंद करवा चुके हैं, और कप्तानी तो छोड़ ही दो, कप्तानी तो अब खत्म, कप्तानी तो अब हो गया डिसाइड कि अब नहीं होगी। इनफैक्ट जो वो जिम्बाब्वे वाली सीरीज थी, दैट टर्न आउट टू बी द लास्ट सीरीज जहाँ पे वो टेस्ट कैप्टन थे, उसके बाद वो टेस्ट कैप्टन नहीं रहे। वो सीरीज जीते थे और एक सेंचुरी थी। कैन यू इमेजिन, वो उनकी लास्ट सीरीज थी एज अ कैप्टन। बट ये जो कमबैक था उनका 2006 में, इससे पहले भी चीज़ें बहुत डाउनहिल गई थी, क्योंकि ये पाकिस्तान वाली सीरीज में उन्हें चलो मौका दिया गया, बट उसके बाद ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर उन्हें एक भी चांस नहीं मिला। एक वेस्ट इंडीज की सीरीज थी इसके बाद, जहाँ पे वो बहुत फेमस इंसिडेंट हुआ था, उसमें सचिन तेंदुलकर बाहर थे इंजरी के दौरान, एंड तब भी सौरव गांगुली को टीम में नहीं लिया जाता। थैंकफुली हम लोग वो सीरीज जीत जाते हैं, थैंक्स टू आवर बॉलर्स लाइक हरभजन सिंह। एंड ऐसा कहते हैं वहाँ पे हरभजन सिंह जैसे जैसे विकेट लिए जाते हैं, ही टुक अ लॉट ऑफ विकेट्स इन दैट सीरीज। वहाँ पे ग्रेग चैपल बहुत ज़्यादा परेशान थे कि यार इसने फिर से विकेट ले लिया, क्योंकि उन्होंने पब्लिकली बोल दिया था उनके बारे में, हमने लास्ट सेगमेंट में बताया आपको। एंड अब वो चाहते थे कि हरभजन को बाहर कर दिया जाए, बाहर कर दे, बट हम लोग वो सीरीज जीत जाते हैं। देन यहाँ 2006 में फिर से चैंपियंस ट्रॉफी होती है, वहाँ पे गांगुली को सिलेक्ट नहीं किया जाता, एंड वहाँ पे हम लोग ग्रुप स्टेज में फिर से बाहर हो जाते हैं चैंपियंस ट्रॉफी से।
अगेन एक नया लो हिट कर रही थी इंडियन क्रिकेट टीम। घर पे थी वो चैंपियंस ट्रॉफी, घर पे थी, राइट, बहुत बड़ी बात थी। एंड चैंपियंस ट्रॉफी में अगर आप सेलेक्ट नहीं कर रहे हो, ये वर्ल्ड कप से जस्ट 1 साल पहले है, ओडीआई इवेंट है, या तो इट इज़ वेरी क्लियर कि फिर गांगुली आपके ओडीआई के सेटअप में प्लान्स में नहीं है, और वर्ल्ड कप तो अब नहीं खेलने वाले भाई, अब भूल जाओ, अब तो टीम में वापसी हो जाए, भाई बहुत बड़ी बात है, वर्ल्ड कप तो भूल ही जाओ। एग्जैक्टली। बट जो साल की लास्ट सीरीज थी विच वॉज व्हेन इंडिया वेंट टू साउथ अफ्रीका, और अभी ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुका था सिंसिनेटी, हाँ, तब तक गांगुली बाहर हो चुका एंड जनवरी के बाद से अभी तक खेले ही नहीं है गांगुली। उसमें ओडीआई सीरीज थी, वहां पे गांगुली को फिर से नहीं लिया जाता एंड इंडिया 4-0 हार जाती है। एंड देन होती है टेस्ट सीरीज जहां पे सौरव गांगुली कमबैक करते हैं, और वहां पे फिर से वेंगसारकर को सिलेक्टर बना दिया गया था। या तो 1 सेकेंड गांगुली का कमबैक कैसे हुआ, या तो बीसीसीआई की वो जो टॉप पावर पोजीशंस हैं या फिर सिलेक्टर्स में एक चेंज आया और उन्होंने कहा कि मैं दोबारा ट्रस्ट कर सकता हूँ इस बंदे पे, ट्रस्ट करके देखते हैं ज्यादा। एंड उसके चलते हुए गांगुली को आउट ऑफ नोवेयर, कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि अभी वो टीम में आने वाले हैं, आउट ऑफ नोवेयर जस्ट मंथ्स बिफोर द वर्ल्ड कप उनको टेस्ट सीरीज में एक मौका मिल जाता है। एंड टू गांगुलीज क्रेडिट, ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने उस 1-1.5 साल के पीरियड में बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा फिट हो गए थे वो। लोग कहते हैं उन्होंने क्लब क्रिकेट के मैचेस तक खेले कि मैं क्रिकेट के टच में रहूँगा, जहाँ जहाँ से खेलने का मौका मिलना अपना को इम्प्रूव करता रहूँ। तो वो मेहनत भाई भगवान ने देखी, उसका रिवॉर्ड मिला। एंड फिर वो साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज में आते हैं, पहले टेस्ट मैच में इंडिया जीत जाती है और वो एक बहुत ही तगड़ी इनिंग खेलते हैं वहाँ पे। एंड और वो बाद में वो इंडिया की पहली एवर टेस्ट विन थी साउथ अफ्रीका के अंदर, ये वही वाला मैच है। एंड अल्टीमेटली वो सीरीज ड्रॉ हो जाती है या फिर शायद हार भी जाती है इंडिया, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर क्या हुआ था, बट द थिंग वाज सौरव गांगुली वहाँ पे इंडिया के टॉप स्कोरर रहते हैं। तो अब तो कम बैक हो गया एकदम से, और अब तो टॉप स्कोरर भी हो गए, तो पूरा नैरेटिव भी बदल गया भाई। प्लस क्राउड का तो सपोर्ट था ही और टीम का भी सपोर्ट था, क्योंकि सब लोग चैपल के अगेंस्ट थे, गांगुली के अगेंस्ट कोई भी नहीं थे। तो अब वहां से क्या होता है कि गांगुली को फिर इसी के चलते हुए ओडीआईज में भी मौका मिलना शुरू होता है। अब वर्ल्ड कप से पहले 2 ओडीआई सीरीज बची हुई थी, वेस्ट इंडीज की थी और श्रीलंका की थी। तो वहां पर दोबारा गांगुली को बुलाया जाता है आउट ऑफ नोवेयर। हाँ, अभी तक थे ही नहीं कंटेंशन में बिल्कुल, और एकदम से अब वो ओडीआई भी खेल रहे हैं जस्ट मंथ्स बिफोर, 2007 में ही इनफैक्ट। और उन दोनों सीरीज में गांगुली की एवरेज कुछ 70 के आसपास थी। ओके, तो फॉर्म तगड़ा हो चुका था इसमें से मेरे ख्याल से एक सीरीज में उनको श्रीलंका वाली सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज भी मिला था। तो मैन ऑफ द सीरीज मिल गया अगर आपको, तो अब तो हो गया कि कमबैक हो चुका है। हाँ, एंड क्योंकि एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो वो वाली क्वेश्चन भी नहीं है कि जैसे विजय शंकर को 2019 वर्ल्ड कप में ले लिया था कि जनवरी में अच्छे खेला तो साल के 20 में आते आते वर्ल्ड कप में खिला लिया। ये तो पहले से खेले हुए थे। एंड सो उनका ना अब सिलेक्शन ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया था कि अब आप इनको निकाल नहीं सकते हो, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा था ऑलरेडी नैरेटिव का। आइडियली आप क्या सोचोगे कि अगर किसी प्लेयर ने को अपने जस्ट 2-3 महीने पहले की चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खिलाया है, तो आप एकदम से लास्ट मोमेंट पे वर्ल्ड कप के प्लान्स क्यों चेंज कर दोगे? बट क्योंकि गांगुली थे तो वो करा। एंड वन थिंग दैट आई डिड नॉट लाइक थ्रू आउट दिस, जब कमबैक भी हुआ, ग्रेग चैपल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते थे, नेचुरली ये सवाल पूछा ही जाना था भाई कि गांगुली वापस आ गए हैं, कमबैक कर लिया, अब आपका क्या कहना है इस बात पे। उनका हमेशा रिस्पॉन्स ऐसा था कि भाई मैं बहुत खुश हूँ कि उनने कमबैक कर लिया, वेरी गुड भाई, कोच ने कहा अच्छी बात है। बट उनका रिस्पॉन्स हमेशा ये था कि मतलब मैंने जो बोला था वो यही बोला था इनसे कि आप रेस्ट लो, फिर आप कमबैक करना, आपके भले के लिए है, वेकअप कॉल ज़रूरी है। मतलब ये चीज़ें, चलो ऑन एनी अदर ऑर्डिनरी डे अगर आपके बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ होगा तो लगेगा कि हाँ यार कोच ने बड़ा विश्वास दिखाया, बहुत अच्छी बात है ये। जब आपको पता है वो कंट्रोवर्सी है और आपको पता है मीडिया क्यों सवाल पूछ रही है, एंड समहाउ इस चीज़ को बोलने से आप क्या इंडिकेट कर रहे हो कि आपने जो करा वो सही था। भाई बस ये खत्म करो ना बात क्या कि जो हुआ वो हुआ, अब हम लोग वर्ल्ड कप की तरफ फोकस कर रहे हैं। आज की डेट में कोई भी मैनेजर होता, जस्ट पिक्चर राहुल द्रविड़ इन दैट पोजीशन एंड वो कहेंगे जो हो गया वो हो गया, अब आगे वर्ल्ड कप आने वाला है, हमें उस पर फोकस करना है, इंडियन क्रिकेट टीम के भले के बारे में सोचना है। यहाँ पे वो पूरे टाइम यही जस्टिफाई करते रह गए कि मैंने जो बोला था मतलब सही निकला। वो वही ना, 2 अल्फाज क्लैश कर रहे हैं, टिपिकल केस है, 2 हाई ईगोस क्लैश कर रही है। बट रिगार्डलेस इससे गांगुली का कमबैक हो जाता है एंड इंडियन टीम वाज लुकिंग सॉलिड ऑन पेपर। ऑन पेपर जो नाम थे इंडियन क्रिकेट टीम के, आप आर्ग्यू कर सकते हो कि परहैप्स 2003 की टीम से भी बेटर थे। हाँ। क्योंकि वो सेम प्लेयर्स या तो अपनी पीक पर थे और जो नए प्लेयर्स आए थे वो भी बड़े तगड़े फॉर्म में थे। एंड सो विद दिस
ऑन पेपर इंडियन टीम वर वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन द वर्ल्ड कप। इनफैक्ट अब यहाँ से हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं, विच इज़ द बिगेस्ट लो पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट। 2007 के वर्ल्ड कप की बातें करते हैं। इंडिया एंटर कर रही है 2007 वर्ल्ड कप को ऑन पेपर एज वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन द वर्ल्ड कप। इनफैक्ट जो ग्रुप स्टेज के मैचेस थे वो भी बड़ी इजी निकल के आ जाते हैं। बांग्लादेश, श्रीलंका और बरमूडा थे। मतलब आपको केक वॉक था आपके नॉकआउट्स में जाना। कंडीशंस भी वेस्ट इंडीज में था, तो ऐसा नहीं कि एकदम सेना कंट्रीज में आप खेल रहे हो। बट डिस्पाइट दीज बिग नेम्स ऑन पेपर, जो वाइब थी टीम की वो एकदम ही ऑफ थी, एंड दैट वाज टेलिंग ऑफ समथिंग विच वाज अबाउट टू कम। क्योंकि यहाँ से हम लोग बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी पे आते हैं। देखो, द्रविड़ और चैपल के अंडर टीम ने कुछ बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं, बट कुछ बहुत ही अनएक्सप्लेनेबल चीज़ें भी हुई हैं, जैसे कि चैंपियंस ट्रॉफी का ग्रुप स्टेज में बाहर हो जाना। तो बहुत ही एक्सट्रीम्स पे इंडियन टीम परफॉर्म कर रही थी, या तो एकदम ही बेकार या तो एकदम ही अच्छा। तो आप ना एग्जैक्टली जज नहीं कर सकते हो कि क्या चल रहा है फॉर्म। और पता है, ये एक साइन है कि अगर आप एक्सट्रीम से परफॉर्म कर रहे हो ना, मतलब इराटिक हो चुकी हैं चीज़ें, कियोटिक हो चुका है सब, तो आपके माहौल क्लियरली अच्छा नहीं चल रहा। कभी आप क्लिक कर रहे हो, कभी नहीं कर रहे हो। इंडियन टीम में टैलेंट इतना था कि जब क्लिक करेंगे तो बहुत ही तगड़ा करेंगे। या तो होता है कि आप कंसिस्टेंटली अच्छा कर रहे हो, तो कंसिस्टेंटली बुरा कर रहे हो। तो समझ में आता है कि कोई पैटर्न है जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। कभी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, फिर एक चीज़ में बहुत ही गंदा पिट जा रहे हैं। दिस शोज कि कितना अनरेस्ट है ड्रेसिंग रूम के अंदर। अब वर्ल्ड कप से जस्ट पहले इस चीज़ को फर्दर प्रूफ करते हैं, और ये चीज़ कहाँ लिखी हुई है, ये चीज़ हम नहीं बोल रहे हैं, ये जो बगल में बुक है सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी में सचिन तेंदुलकर ने खुद लिखी है ये चीज़। कहता है वर्ल्ड कप से कुछ महीनों पहले की बात है, ये वर्ल्ड कप आने वाला है बस। वन फाइन डे ग्रेग चैपल दोपहर में सचिन के घर पे आते हैं, एंड सचिन के मतलब वही उन्होंने बैठाया भाई घर पे, अब चाय वाय ऑफर करी होगी जो भी था। सचिन से वो बोलते हैं वहाँ पे, उनका आने का पर्पस क्या था कि यार ये गांगुली वांगुली तो ठीक है, अभी द्रविड़ को भी फेज आउट करने का टाइम आ गया है, और तू है भाई बढ़िया प्लेयर, ठीक है, तू और मैं मिलकर यहाँ से इंडियन क्रिकेट को कंट्रोल कर सकते। कंट्रोल इज द वर्ड बीइंग यूज्ड। कंट्रोल कर सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप रेडी हो जाओ कप्तान बनने के लिए, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा द्रविड़ से वो कप्तानी शिफ्ट करके आपके पास लाने में। वर्ल्ड कप अभी आने वाला है, आप कप्तान बनकर टीम को लेके जाओ, मिलके हम लोग बहुत सालों तक इंडियन क्रिकेट को कंट्रोल करेंगे। सचिन तेंदुलकर कहते हैं कि मैं लिटरली शॉक्ड था, मेरी वाइफ भी थी वहाँ पे, हम दोनों शॉक्ड हो गए थे कि पहली बात तो ये कि आप वर्ल्ड कप से जस्ट पहले ये किस बेसिस पे बोल रहे हो। एंड दिस वन सेकेंड तारीफ करनी पड़ेगी इन सीनियर्स की। सचिन के दिमाग में ये बात है कि आप कितना डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो राहुल द्रविड़ को, कि आप उनको इतनी मुश्किल सिचुएशन में गांगुली को उठा के लेके आए, वो बेचारे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं टीम सही हो जाए, और आप उनके पीठ पीछे आके मेरे से कह रहे हो कि आप कप्तानी ले लो और द्रविड़ को हटा दो कप्तानी से जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप। कितना अनप्रोफेशनल है ये। एंड आई थिंक दिस इज द स्टैम्प ऑफ प्रूफ फॉर मी। अगर उन्होंने ये चीज बुक में लिख दी है, देन आई थिंक ये सच्ची होगी भाई। अगर उन्होंने ये चीज बोल दिया देन तो मतलब किसी को भी विश्वास ना करो, पर उन्हें विश्वास करना ही पड़ेगा आपको। प्रॉब्ली इफ ही हैज रिटन इट, ही इज टेलिंग द ट्रूथ। एंड उनके पास कोई मोटिव भी नहीं है कुछ झूठ बोलने का। वो कप्तानी चाहते भी नहीं थे। इनफैक्ट उनको बाद में ऑफर होती भी है जब धोनी को बनाने वाले थे कैप्टन, बट वो खुद ही मना कर देते हैं। अब भाई यहाँ तक मुझे लगता है सचिन को रियलाइज हो चुका था कि फाइनल वो स्टैम्प ऑफ अथॉरिटी कि ये इंसान क्रैक है थोड़ा सा। एंड इनफैक्ट सचिन कहते हैं कि मैंने फिर बीसीसीआई को जाकर रिक्वेस्ट भी करा था कि फॉर द बेटरमेंट ऑफ टीम, अगर आप चाहते हो कि हम वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करें तो चैपल को हमारे साथ मत भेजो, हम बिना कोच के चले जाएंगे। तुम सोच सकते हो कभी इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में ऐसा हो, या क्रिकेट की हिस्ट्री में ऐसा कितनी बार हुआ होगा कि टीम के सीनियर्स खुद कह रहे हैं कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे, हमें भेज दो लेकिन कोच को मत भेजो। माहौल खराब हो रखा है बहुत ज्यादा। अगर बात यहाँ तक आ गई है ना कि सचिन को ये चीज बोलनी पड़ रही है, तो समझ जाओ टीम के ड्रेसिंग रूम में कितना खराब माहौल होगा। अभी हमने ऑलमोस्ट 1.5 घंटे से हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, अभी तक एक बार भी आपने नहीं ये सुना कि सचिन तेंदुलकर ने खुद आके कुछ चीज बोली हो, एंड देयर वाज अ रीजन फॉर इट। अल्टीमेटली जो जजमेंट निकलेगी वो भी सचिन तेंदुलकर पे ही निकलेगी, उनके बेसिस पे ही निकलेगी, एंड तब इसकी बात और करेंगे। अब यहाँ पे एनवायरनमेंट टीम का इतना ज्यादा खराब हो चुका था, इसी दौरान इन्हीं कुछ महीनों में ऐसा भी एक इंसिडेंट हुआ था कि एक भुवनेश्वर में एक एयरपोर्ट में जा रहे थे ये लोग, टीम ट्रैवल कर रही थी, एंड पीछे से किसी फैन ने चांटा मार दिया था इसको, ग्रेग चैपल को। हाँ ओके। और ग्रेग चैपल इतना गुस्सा था, नेचुरली गुस्सा तो हो गई, वो कहते हैं कि बीसीसीआई ने जानबूझ के इस बात को दबाई थी
कहते हैं कि मीडिया में बात ऐसे लिखी गई थी कि पीछे पीठ पे आके धक्का दे दिया किसी ने, बट वो प्रॉपर एक चांटा था मेरे पीछे लगा, कान के पीछे लगा था मेरे, एंड वहाँ से थोड़ी सी टेंशन बढ़नी शुरू हो गई थी। फिर रायना ने भी कहा था ये एक इंटरव्यू में कि देखो गलत चीज़ तो हुई है भाई, ऐसे नहीं करना चाहिए, फिजिकली आप नहीं कर सकते, बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल था ये, बट टीम का माहौल इन चीज़ों से खराब हो जाता है। अब देखो कोच को आपको ऐसे मार रहे हैं यार, तो टीम का एनवायरनमेंट इतना खराब था। गांगुली कहते हैं उस टाइम पे बोल रहे थे कि या तो हम वर्ल्ड कप जीत के आएंगे, भाई एक प्रॉपर अंडरडॉग स्टोरी, ऑल्दो अंडरडॉग ऑन पेपर थे नहीं, वर्ल्ड चैंपियन, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस साइड्स, बट वो ड्रेसिंग रूम के नैरेटिव ऐसा था कि डिस्पाइट ऑल द ऑड्स विल विन, और या तो हम लोग ग्रुप स्टेज में एग्जिट होकर आएंगे। इतना ज़्यादा बुरा हाल था। एंड कहते हैं कि ग्रेग चैपल भी वर्ल्ड कप में जाते हुए बहुत गुस्सा थे या फिर अनहैप्पी थे, बिकॉज वो दिल से चाहते थे कि रायना जैसे जो यंगस्टर्स हैं ना, रायना स्पेसिफिकली, वो वर्ल्ड कप स्क्वाड में हो। उनका पूरा पिछले 1-2 साल का पूरा प्लान ही वही था, पूरी लड़ाई इस बात पे हुई थी कि अब यंगस्टर्स को चांस दो, बट वो हो नहीं पाया। गांगुली वापस आ गए थे अल्टीमेटली, एंड ऐसे कुछ यंगस्टर्स को वो चाहते थे, एंड वो बहुत डिसअपॉइंटेड थे कि उनको उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने का मौका नहीं मिला। तो ना कोच खुश है ना टीम खुश है, एंड माहौल इतना खराब था कि नेचुरली इंडिया स्ट्रगल करने वाली थी। फिर शुरू होता है वर्ल्ड कप, एंड वर्ल्ड कप जब स्टार्ट होता है, एज यू सेड कि वाइब थोड़ी अजीब सी थी, डाइसी थी यार। मतलब कुछ लोग सोचते थे कि बहुत अच्छा करेंगे, कुछ लोग सोचते थे बहुत गंदा करेंगे। एंड जो सहवाग ने प्रॉब्ली बोला था राइट कि हम लोग या तो एकदम ही आगे जाएंगे या एकदम गांगुली ने बोला था, शायद और लोगों ने नहीं बोला होगा, मतलब कोई बड़ी बात नहीं। प्रॉब्ली यही चीज़ अल्टीमेटली सच साबित होती है। जब पहला मैच होता है हमारा बांग्लादेश से, वो ही मैच इंडिया हार जाती है। एंड यहाँ पे एक बहुत बड़ा शौक तब लगता है जब सचिन तेंदुलकर को बोला जाता है कि आप 2 डाउन पे बैटिंग करोगे। सचिन तेंदुलकर ने ये ग्रेग चैपल से बोला था कि मैं अपना जो बेस्ट है वो टीम के लिए तभी दे सकता हूँ जब मैं ओपनिंग करूँगा, आप कराओ मुझसे ओपनिंग, मैं बहुत अच्छा खेलूंगा। 2 डाउन बहुत ज़्यादा नीचे हो जाता है उनके लिए इन दी ODI फॉर्मेट, और अभी तक नहीं कर रहे थे, एकदम वर्ल्ड कप में आके चेंज, एकदम से चेंज करने की ज़रूरत क्या थी भाई? जो चीज़ आपके लिए क्लिक कर रही है, व्हाई डू यू वांट टू चेंज दैट? एंड वो चीज़ आपको मैच में दिखी। सचिन बहुत ही गंदा खेलते हैं, एंड इफ़ यू जस्ट लुक एट द स्कोर कार्ड ऑफ दिस मैच ना, आपको देख के लगेगा भाई आधे लोग 50-50 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। गांगुली ने 60-60 रन मारे थे, वो भी 50 की स्ट्राइक रेट से खेले थे। बहुत क्रिटिसिज्म आया था स्लो खेलने की वजह से, राइट। बट इवन जो बाकी सारे खिलाड़ी थे, कोई भी अच्छा नहीं खेल पाया था उनमें से। एंड इंडिया 191 पे ऑल आउट हो गई थी, एंड बांग्लादेश बड़े आराम से इस चीज़ को चेस करके 5 विकेट से मैच जीत गई थी। जिसके बाद बांग्लादेश ने बहुत हवा भी करा था, इंडिया से जीत गए भाई, अब तो हम लोग कहीं ना कहीं रहता है, गए तुम्हारे दिन अब वो। बट इंडिया बांग्लादेश सारी एंड बहुत ही मेजर सेटबैक था ये। बिल्कुल भी ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा नहीं था। स्टार्ट आप वर्ल्ड कप कैंपेन बहुत गंदे नोट पे कर रहे हो, एंड वहाँ से बाउंस बैक करना था इंडियन टीम को, एंड द परफेक्ट मैच फॉर दैट वाज अगेंस्ट बरमूडा। बरमूडा के अगेंस्ट वो 400 रन मार देते हैं। वहाँ पे सारे खिलाड़ी आके, गांगुली ने 89 मार दिए, सहवाग ने सेंचुरी मार दी, युवराज ने 80 रन मार दिए। सचिन तेंदुलकर यहाँ पे 4 डाउन पे बैटिंग करने आए थे, और उन्होंने 57 नॉट आउट मारे थे फ्रॉम एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 195 समथिंग। अच्छा, इतनी तगड़ी बैटिंग करी थी उन्होंने यहाँ पे आके, या तो वो 400 समथिंग रन मारते और इंडिया 250 रन से जीत जाती है मैच। नेचुरली भाई बरमूडा अगेंस्ट नहीं जीतोगे तो फिर अब क्या ही। एंड सो जो लास्ट मैच था ग्रुप स्टेज का, दैट वाज अगेंस्ट श्रीलंका, एंड दिस वाज अ मस्ट विन मैच। ये जीते तो इंडिया आगे क्वालिफाई कर सकती थी, ये हार जाते तो यहाँ से इंडिया बाहर हो जाती। एंड इस मैच से पहले ही बहुत बड़ा धक्का लगता है जब बॉब वुलमर की वो डेथ जो होती है मिस्टीरियस, हमने कर रखी है एक पॉडकास्ट में कवर, वो चीज़ बाहर निकल के आती है। एंड ऐसा कहते हैं कि उस टाइम पे बोला तो यही क्या था कि हार्ट अटैक है, बट जितने भी खिलाड़ी थे, जितने भी कोचेस थे, वहाँ पे कुछ ना कुछ उनको आइडिया लग गया था। एंड पाकिस्तान तब बाहर हो चुकी थी, तो सबको लगा था कि ये भाई कोई इनसाइड जॉब है, ये मरवाया गया। एंड सो ऐसा कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हुए ग्रेग चैपल और उनकी वाइफ दोनों बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि भाई कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे पड़ोसी देश में हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ कुछ हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी वो सेंटिमेंट बहुत खराब था क्राउड का। या एंड सो ग्रेग चैपल थोड़ा ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा आउटस्पोकन नहीं थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, थोड़ा शांत थे ऑब्वियसली, क्योंकि कैंपेन भी बहुत ज़्यादा अच्छा जा नहीं रहा था। एंड सो जब ये मैच स्टार्ट होता है, श्रीलंका 254 का टारगेट देती है। वहाँ पे फिर जब बैटिंग करने आते हैं तो हमारी पूरी बैटिंग कोलैप्स होती है। सहवाग ठीक ठाक खेलते, द्रविड़ ठीक ठाक खेलते, बट सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर 0 पे आउट हो गए थे, गांगुली भी ऐसे सिंगल डिजिट्स में आउट हो गए थे। दे वर नॉट एबल टू परफॉर्म वेल, एंड इंडिया 185 पे ऑल आउट हो जाती है। एंड यहाँ से इंडिया क्रैश आउट कर जाती है फ्रॉम द वर्ल्ड कप।
जस्ट इन द ग्रुप स्टेजेस। और इसके बाद वो ग्रेग चैपल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है। या एंड वहाँ पे उनसे जितनी बार भी पूछा गया कि व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस, उनने बस यही बोलते गए वी डिडंट प्ले वेल इनफ। लगातार उनसे 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे और उनका कांस्टेंट जवाब ये था वी डिडंट प्ले वेल इनफ। प्लस आई थिंक ये भी होगा ना कि भाई अगर कुछ उल्टा बोल दिया इस टाइम पे, अभी बॉब वुलमर की डेथ हुई है, कहीं कुछ ज़्यादा उल्टा बोल दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ही कुछ हो जाए। पर ऐसा बोलते हैं कि उस टाइम पे भी ये था कि उनकी ईगो पे बात आ गई थी और ये था कि वो खुद ब्लेम लेने को तैयार नहीं था। प्लस ही वाज नॉट रेडी टू लीव ऑन हिज ओन। भाई वो था कि मैं तो नहीं छोड़ रहा, हाँ ये प्लेयर्स ही छोड़ेंगे, मैं तो इस टीम में रहने वाला हूँ और अब नेक्स्ट जो जनरेशन है उसको मैं ही संभालूंगा। या तो वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है, चैपल अभी इस फ्रेम ऑफ माइंड में है कि अब ये प्लेयर्स निकलेंगे, हाँ। मैं तो यहाँ पे रुकने वाला हूँ, मुझे निकाल नहीं सकता कोई। बट फिर जो अल्टीमेट जो ब्रह्मास्त्र कहते हैं इंडियन क्रिकेट का, उस टाइम पे सचिन तेंदुलकर का वो लोएस्ट पॉइंट था करियर का। इनफैक्ट सब लोग कहते हैं उस जनरेशन में कि हमारा लोएस्ट पॉइंट था। एंड 2011 के वर्ल्ड कप के पॉडकास्ट हमने ये चीज़ कवर की थी, हमने शुरू किया था वर्ल्ड पॉडकास्ट यहाँ से कि कैसे सचिन तेंदुलकर उस टाइम पे कई दिनों तक कमरे में बंद थे और वो कोई इंटरव्यू नहीं देना चाहते थे। उनको था कि वो रिटायर भी हो सकते हैं उस टाइम पे। उनके भाई उनको कन्विंस करते कि भाई 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल वानखेड़े में और आप जीत सकते हो, क्या फेरी टेल स्टोरी होगी। एंड वहाँ से सचिन एक नई पीक पे आ जाते अपने करियर के। बट उसके बीच में बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ था कि सचिन एक इंटरव्यू देते हैं वर्ल्ड कप हारने के बाद एंड उसमें वो फाइनली अपना मुंह खोलते हैं एंड कहते हैं कि यार ये चैपल की वजह से टीम में एकदम डिवाइड एंड रूल वाला सीन हो रखा था, पूरा माहौल बिगाड़ दिया, पूरे टैक्टिक्स बिगाड़ दिए एंड ये वर्ल्ड कप हम लोग ऐसे ही हारे, एम्बियंस बहुत ख़राब हो चुकी है प्लेयर्स की। एंड जैसे ही वो इंटरव्यू आया चैपल को रियलाइज हुआ कि बेटा अब तो कुछ नहीं होने वाला, गलत हो गया, अब मुझे निकाले जाने वाला है। और ऐसा कहते हैं कि विद इन अ कपल ऑफ आवर्स उस इंटरव्यू जैसे वो पब्लिक हुआ, चैपल ने खुद ही अपना रेजिग्नेशन दे दिया, सेइंग कि कुछ पर्सनल एंड फैमिली रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं अब कंटिन्यू नहीं करूँगा। अब एक्चुअली में कह सकते हो कि शायद हाँ उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन नहीं मिलता चैपल को, बट काफ़ी ज़्यादा डेलिब्रेशंस और नेगोशिएशंस होते डेफिनेटली। सचिन की उस एक स्टेटमेंट की वजह से ना ये चीज़ फास्ट ट्रैक हो गई। पता मैं यही कहने वाला था। एंड ये चीज़ अभी इसकी रिसर्च करने से पहले पापा से पूछे थे हम लोग कि आपको क्या लगता है, आपके पास कुछ है ऐसी स्टोरी उस टाइम के, क्योंकि वो तो देखा होगा उन्होंने पूरे टाइम काफ़ी अच्छे से, और उन्होंने बस ये स्टेटमेंट बोली थी। कुछ महीने बाद T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ था, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई रिमेंबर वाचिंग क्रिकेट। अच्छा ओके एंड वो जीत गए थे हम लोग। बट उस टाइम पे पापा ने ये चीज़ बोली थी, ये चीज़ मुझे लगा कि ये पॉडकास्ट में यूज़ कर सकता हूँ मैं। उनने बोला सचिन के पेट में इतनी सारी बातें हैं, अगर वो खोल देते तो आज इंडियन क्रिकेट का सीन कहाँ होता किसी को कुछ नहीं पता। एंड दैट्स द ग्रेटनेस ऑफ दैट मैन। अगर ये इतनी सारी चीज़ें, ये जो उन्होंने बोला भी है ना, बहुत कंट्रोल्ड वे में बोला है। अगर वो एक्चुअली में सारी अंदर की बातें बोल देते ना तो आज इंडियन क्रिकेट कहाँ होता हम में से किसी को भी नहीं पता। अब पता है, नाउ आई रियलाइज कि वाई सचिन परहैप्स ने आज तक मैच फिक्सिंग या और किसी स्कैंडल नहीं बोला ही नहीं, कुछ नहीं बोला। क्योंकि कुछ भी अगर उन्होंने बोल दिया और वो बाय चांस बाद में गलत निकला तो भाई सचिन की बात को तो लोग सर आंखों पे रख के वो बंदे को हटा देंगे, बट क्या पता वो चीज़ सही नहीं होती। तो उनके बातों में इतनी पावर है कि वो लिटरली क्रिकेट का डिसीजन मेकिंग चेंज करवा देंगे पूरी कंट्री से। इतनी पावर है आपके बातों में तो फिर आपको बहुत कॉन्शियसली यूज करना पड़ेगा उन बातों को। प्लस इवन अमंग्स द पब्लिक, मतलब अभी हमने क्या बोला, अगर उन्होंने अपनी बुक में लिखा है तो प्रॉब्ली सच ही होगा। आज की डेट में आई डोंट थिंक कोई और ऐसा क्रिकेटर है जिसको मैं कह दूं नहीं इसने बोला तो भाई मैं तो मतलब लिख के कह सकता हूं ये चीज सच होगी। कोहली गांगुली वाली उसमें जो पूरी लड़ाई हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में कोहली बोलते हैं मेरे को बात नहीं हुई थी। नहीं मानते कई लोग अभी भी यार, कई लोग कहते कि नहीं गांगुली सही थे। मैं वही क्या, इसीलिए मुझे लगता है कि सचिन का इम्पैक्ट इज इनकम्पैरेबल। मतलब वो लोगों का जो ब्लाइंड ट्रस्ट है ना सचिन के ऊपर, वो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली कोई भी पास भी नहीं आएगा उस पर। एंड सो इसी के चलते हुए ग्रेग चैपल हटते हैं, वहाँ से नए कोच आते हैं। उस टाइम पे इंटरिम कोच में वो रवि शास्त्री को डाल दिया गया था। एंड फिर अगले साल तक तो फिर गैरी कर्स्टन ही आ गए थे। इंडिया T20 वर्ल्ड कप भी जीत जाती है। काफ़ी एक गोल्डन पीरियड शुरू होता है यहाँ से, जब हम लोग 2011 का वर्ल्ड कप भी जीतते हैं। और फिर वहाँ से एक नया डाउनफॉल शुरू होता है, वो हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। बट ये आने वाला जो पीरियड था ये काफ़ी फ्रूटफुल होता है इंडियन टीम के लिए। 2 वर्ल्ड कप्स आप जीत जाते हो अगले 4 सालों के अंदर, इससे बेटर क्या हो सकता है। बट यहाँ से अपने लास्ट सेगमेंट पे चलते हैं, एक्सपोजिंग द रियल विलन। कौन एक्चुअली में गलत था यहाँ पे। ये तो पूरी स्टोरी हो गई, बट इससे हमने क्या सीखा, क्या पता निकल के आता है कि कौन एक्चुअली सही था कौन गलत था।
देखो मैं कुछ अकाउंट्स दूंगा प्लेयर्स के, जो जब इन प्लेयर्स ने रिटायर हुए उसके बाद क्या क्या बोला है। सचिन ने ये कहा कैसे ग्रेग चैपल वॉज पर्टिकुलरली वेरी डिसरिस्पेक्टफुल टू सौरव गांगुली, जो कि उस टाइम पे सबसे सक्सेसफुल कैप्टन थे, टीम के हमारे लीडर थे। उनके साथ आप ऐसे बिहेव नहीं कर सकते, जो कि मैंने भी कहा था ईमेल के टाइम पे कि आप तरीका अप्रोच करने का तरीका ही गलत है, एंड शायद बोलना भी गलत है कि आप एकदम से क्यों निकालना चाह रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ वन बैड ईयर। सचिन को भी एग्जैक्टली वही लगता था, और उनको ये भी चीज़ पसंद नहीं आती थी कि भाई ये आदमी पब्लिकली जाके बोल देता था चीज़ें और ड्रेसिंग रूम में बात नहीं करता था। तो ये चुगली करने का क्या पॉइंट है मीडिया से जाकर। वो कहते थे कि जब भी इंडिया हारती थी तो ये पीछे रहते थे, और जब जीती थी तो लीड करते थे कि जैसे कि सारा क्रेडिट लेना। एग्जैक्टली ऑपोजिट टू जॉन राइट। एग्जैक्टली वही, विच इज़ नॉट अ गुड साइन ऑफ अ गुड लीडर। मोहम्मद कैफ कहते हैं कैसे ऐसा भी इंसिडेंट था भाई कि इतने बड़े कंट्रोल फ्रीक थे वो। मोहम्मद कैफ वॉज द टॉप फील्डर उस टाइम, युवराज एंड कैफ बेस्ट फील्डर्स होते थे। तो कहते थे कि मोहम्मद कैफ की टेक्निक चेंज करने लग गए फील्डिंग की। एंड फिर मोहम्मद कैफ बताया था कि एक दो मैच थे ऐसे जिसमें मुझे पता था कि वो देख रहे हैं मुझे, तो अगर मैंने उनकी टेक्निक से फील्डिंग नहीं करी तो गुस्सा हो जाएंगे। अच्छा, ये हाल था भाई, इस लेवल के कंट्रोल फ्रीक थे। उस चक्कर में उनसे एक दो कैच भी छूट गए। तो ऐसा हाल था कि मतलब इतना फोर्स करते थे प्लेयर्स को। जहीर खान कहते हैं कि उनसे एक बार कहा था ग्रेग चैपल ने कि यू विल नेवर प्ले फॉर इंडिया जब तक मैं कोच हूँ, ये बोल दिया मुंह पे आके। ओके। हरभजन कहते हैं कि कैसे कुछ 2-3 ऐसे प्लेयर्स थे टीम के अंदर जो कि भाई टीम में जगह बनाने के लिए जो है बहुत वाहवाही करा करते थे चैपल की, उन्हीं के साथ लगे हुए थे, उस कैंप में आ गए थे एंड मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करा करते थे टीम के अंदर कि इस सीनियर ने ये बोल दिया वो बोल दिया, जबरदस्ती की लड़ाई करवा रहे हो। ठीक है। लक्ष्मण कहते ये बहुत तगड़ा था भाई, यानी सचिन ने भी कही है शायद अपनी बुक में बात। ये लक्ष्मण कहते वो 31 ईयर्स के थे एंड उनका कमबैक हो गया था। हमने लक्ष्मण के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, तो कैसे वो पहले ओपनर थे, फिर उन्होंने कमबैक करा एज ए मिडिल ऑर्डर बैटर। तो वो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रहे थे, अच्छी बैटिंग कर रहे थे। एंड ग्रेग चैपल कहते कि भाई ओपनिंग करेगा, सोच ले ओपनिंग करने का। तो लक्ष्मण कहते कि मैंने पोलाइटली बोला कि सर मैं अभी कमबैक करा एंड मुझे लगता है मैं बेस्ट सर्व यहीं पे कर पाऊंगा, तो आई थिंक मैं कंफर्टेबल हूँ मिडिल ऑर्डर में, सही चल रहा है अभी। तो ग्रेग चैपल कहते हैं कि 31 years is too young of an age to sit at home. Okay. सोचना इसके बारे में। भाई ऐसे कौन बोलता है यार, ये क्या तरीका बात करने का। See, I would say एक तो पहली बात तो इतना ब्लंटली बोलना, आई डोंट थिंक ये चीज़ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में भी इतनी ज़्यादा वो होगी, प्रेवलेंट होगी एंड इतनी अच्छे से एक्सेप्ट किया जाएगा इसको। क्योंकि एक स्टार्टिंग में आपने जैसे बात करी, मैं तब भी समझ सकता हूँ कि यार हाँ शायद ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जो होंगे वो इतना सीरियसली ना ले इस बात को, बट द वे यू आर टॉकिंग टू द रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स, देन वॉट यू डिड इन द ड्रेसिंग रूम, कि हम इधर की बात उधर कर रहे हैं, सारे सीनियर्स को आपस में भिड़ा रहे हैं। वर्ल्ड कप से पहले जाके सचिन को कह रहे हैं भाई आप और हम जाके कंट्रोल करेंगे इंडियन क्रिकेट को, द्रविड़ को भी निकाल देते हैं, जो कि अभी कुछ महीने में आपको कैप्टन करने वाला है इन द वर्ल्ड कप। ये सारी चीजें करना आई डोंट थिंक किसी भी ड्रेसिंग रूम में, वेदर इट बी ऑस्ट्रेलियन, इंडियन, इंग्लैंड, कहीं पे भी ये चीज़ एक्सेप्टेबल होगी। एंड दैट वाज वेरी अनप्रोफेशनल ऑफ ग्रेग चैपल, जो कि उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया गया था जब उनको अपॉइंट किया गया था। इनफैक्ट गांगुली ने इन एन इंटरव्यू बाद में जाके उनने ऐसा भी कहा था कि ही वॉज अ मैड मैन, ऐसे करके कहा था उनने। एंड उनने ऐसा कहा था इंडियन क्रिकेट वाले के बाद वो ऑस्ट्रेलिया में चले गए थे वापस कुछ काम करने के लिए बैकग्राउंड में। उन्होंने कहा था आई एम वेरी हैप्पी कि अभी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं काम करने, क्योंकि अल्टीमेटली ये बेनिफिट इंडिया को करने वाला है, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं होंगे प्लस वो ऑस्ट्रेलिया का गंदा करेंगे। इसलिए जैसे उन्होंने बिहेव करा ओवर टाइम, जैसे उनकी स्टार्ट हुई थी, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि इतनी ज़्यादा चीज़ें गंदी हो जाएंगी। बट जो उनके मेन प्रिंसिपल्स थे, फर्स्ट ऑफ ऑल कि ड्रेसिंग रूम की बात बाहर नहीं जानी चाहिए, उन्होंने बाकी किसी भी प्लेयर से ज़्यादा बार उस चीज़ को क्रॉस करी वो लाइन, एंड देन उल्टी सीधी चीज़ें फैलानी स्टार्ट करी प्लेयर्स के बारे में, इवन टू द मीडिया। एंड आई थिंक वहीं पे उन्होंने वो पूरा ट्रस्ट लूज कर लिया इंडियन क्रिकेट का। अब इसको ना थोड़ा सा न्यूट्रल लेंस से भी एक बार देखते हैं फाइनल वर्ड्स देने के लिए। रायना ने बोला था कैसे ग्रेग चैपल का शायद इंटेंशंस ठीक थे, वो कई सारे यंगस्टर्स को प्रमोट करते थे, काफ़ी एक ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट लेके आए थे, जो आजकल लोग कहते हैं ना ऑसी माइंडसेट, कि यार हम लोग को काफ़ी इंटेंस ट्रेनिंग करनी है, फील्डिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। एंड शायद सीनियर्स उस टाइम पे उनके लिए वो सही नहीं था, तो उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी। बट क्या अगर एक कोच आपसे डिमांड कर रहा है तो क्या इन इंटेंशन में क्या वो गलत है?
सी वेरी ऑनेस्टली मतलब आई डोंट थिंक इस चीज़ को ऐसे जज करा भी जा सकता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर उसे किसी जॉब में रखा गया तो ऑब्वियसली उसका इंटेंशन ये तो नहीं होगा कि मुझे जॉब से सैक कर दिया जाए। और जॉब से सैक कब करा जाएगा, जब आपकी परफॉर्मेंसेस गंदी होंगी। तो ऑब्वियसली ही वुड वांट द बेटरमेंट ऑफ इंडियन क्रिकेट, चाहे वो अपने पर्सनल रीजंस की वजह से हो कि यार मेरी जॉब बनी रहे, चाहे एक्चुअली में इंडियन क्रिकेट के लिए हो कि यार मेरे को इस टीम का भला करना है। किसी भी रीजन से हो, एक्चुअली में इंडियन क्रिकेट का भला ही इंटेंशन होगा उनका। अब बस वही है कि उस चीज़ को आप कैसे कैरी आउट करते हो। हर जगह जाके आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ती है वहाँ के कल्चर की, वहाँ के कंडीशंस की, जो कि बिल्कुल ही उन्होंने नहीं करा। एंड देन ऑल्सो अब बाद में जाते जाते तो इट इज़ नॉट इवन अबाउट कल्चर, एक ह्यूमन लेवल पे भी आपने बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ें करी। आई थिंक मोहम्मद कैफ ने बहुत अच्छी तरीके से सम अप करा था इस चीज़ को, एंड ये क्लियरली एविडेंट भी है पूरी स्टोरी से, जो लोग अभी तक सुन रहे हैं, कि जॉन राइट एक मेंटर थे जो कि कहते थे कि सीनियर्स आप टीम संभालो और जहाँ मेरी ज़रूरत होगी मेरे को बता देना, आपके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाएंगे हम लोग। एंड ग्रेग चैपल एक ऐसे इंसान थे जो कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली पर्सनालिटी थे कि ये हमारा प्लान होने वाला है, अब तुम सब इससे एडजस्ट करो। अगर आप मेरे से पूछो ऑनेस्टली, मुझे नहीं लगता कि दोनों अप्रोचेस में कोई गलती है, क्योंकि कई बार आप चाहते हो कि आप एक नई स्ट्रैटेजी के साथ खेलो और आपको प्लेयर्स को सेम पेज पे लाना पड़ता है। उस चीज़ को जिस तरीके से एग्जीक्यूट करा गया है ना, वो है असली इशू। इनफैक्ट मैं आपको और चीज़ें बताता हूँ। ग्रेग चैपल ने आफ्टर दिस हैपेंड उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जब वो निकल गए थे टीम से, एंड उन्होंने खुद कहा कि इन हाइंडसाइट मुझे लगता है कि क्योंकि मैं सिर्फ 2 साल ही था वहाँ पे, तो आई डिड ट्राई टू चेंज टू मैनी थिंग्स टू क्विकली, कि आप गांगुली को भी हटाना है, इनको भी हटाना है, उनको भी हटाना है, एकदम से चेंज कर देना है। तो बहुत, क्योंकि 7 का वर्ल्ड कप आने वाला था 2007 का, तो मैंने बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज करने की कोशिश कर दी। एंड कहता है कि मेरा कोई एक रिग्रेट है तो वो है कि मैंने सचिन को नंबर 4 पे बैटिंग कराई, और मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आया था उनके साथ काम करते हुए, बट उसके चक्कर में मेरे इक्वेशन उनसे ख़राब हो गई। अगर मेरे पास अभी आप मुझसे पूछो तो शायद मैं कोई और तरीका यूज़ करता, बट सचिन से ओपनिंग ही कराता। तो मेरा उस टाइम पे इंटेंशन ये था कि मुझे दिख रहा था कि इंडिया के जो मिडिल ऑर्डर है उसमें एक तगड़े प्लेयर की ज़रूरत है जो कि रन्स कंफर्म कर सकता है। एंड सो फॉर द टीम मैंने बोला था सचिन से कि वो बैटिंग नीचे करें, बट क्लियरली डिड नॉट प्ले आउट वेल। तो चैपल को भी चीज़ रियलाइज होती है। अब पता है, मैं लास्ट स्टेटमेंट नहीं दूंगा, मुझे लगता है कि स्टार्टिंग जब हुई थी इस पूरे लड़ाई की, तो कुछ जगहों पे चैपल गलत है, कुछ जगहों पे गांगुली भी गलत थे, बट जैस एंड इंटेंशंस दोनों की सही थी मेरे हिसाब से। दोनों की इंटेंशंस थी कि इंडियन क्रिकेट का भला ही करना है। लोग शायद अग्री नहीं करेंगे, बट मुझे लगता है चैपल भी उसी इंटेंशन से आए थे। बट जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती गई ना अगले 2 सालों में, तब तक ना मुझे लगता है कि वो नैरेटिव फिर चेंज होकर कहीं ना कहीं इस पे आ गया था कि अब मुझे पावर कंट्रोल करनी है और मुझे दिखाना है कि मैं हूँ वो बंदा जो इंचार्ज है, नॉट द कैप्टन। आई थिंक इंटेंशन आप उस पॉइंट से प्रॉब्ली पिन पॉइंट कर सकते हो, क्योंकि वो चीज़ आपको लिटरली इन टर्म समझ में आ जाएगी जब वो सचिन के पास गए, उन्होंने कहा हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं इंडियन क्रिकेट। मतलब स्टार्टेड ऑफ ऑन अ गुड नोट, बट जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती गई तो मुझे लगता है वो मोटिवेशन और पर्पस जिसकी वजह से ग्रेग चैपल आए थे एज अ कोच, वो कहीं ना कहीं वो भटक गए वहाँ से। एंड शायद बात इस पर हो गई कि मैं बड़ा अल्फा हूं, मुझे अभी ये टीम अपने अंडर चाहिए, मैं चेंज करूंगा इसको, रादर देन कोलैबोरेटिंग विद द प्लेयर्स एंड फिर मिल के आगे जाना। तो आई थिंक एक टिपिकल केस स्टडी है इस चीज़ की कि कैसे लीडरशिप में अलग अलग स्टाइल्स एंड कुछ स्टाइल्स नहीं काम कर सकते कुछ कल्चर्स में। डेफिनेटली एक वो कल्चरल शॉक तो था ही, बिकॉज मुझे ये भी लगता है कि अगर आप गांगुली से कह रहे हो कि आप 33-34 साल की उम्र में आप छोड़ दो क्रिकेट, इंडिया के लिए बहुत बड़ा शौक है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऐसा होता है, अर्ली 30s में भी आके लोग छोड़ देते हैं। उस टाइम पे तो बहुत होता था ये। तो शायद ग्रेग चैपल को कोई नई बात नहीं लग रही होगी ये, लेकिन यहाँ के लिए बहुत नई बात थी। तो एक वो मिसमैच था क्लियरली। प्लस जो बंदा आपको लेके आया है, देखो आपको थोड़ा तो बनता है भाई कि आप उसको एक अलग तरीके से ट्रीट करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यू ओ हिम अ फेवर, बट देयर इज़ अ वे ऑफ डूइंग थिंग्स। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर भी एक मिस्टेक हो गई। एंड अल्टीमेटली इस पूरी कहानी से हमारा मोटिव यही था कि जो भी सच है, जितना भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे, वो सब हम लोग रखें आपके सामने, एंड देन यू आर स्मार्ट इनफ टू फॉर्म योर ओन ओपिनियन। एंड जो हम लोग ईमेल्स वगैरह करे हैं, जो हमने देखे हैं, वो भी इंटरनेट पे बहुत इजीली अवेलेबल है, जो ग्रेग चैपल ने लिखा था बीसीसीआई को, जो कि लीक हो गया था बाद में। इनफैक्ट ऑन अ लाइटर नोट, एक ये जो अल्टीमेट कॉन्स्पिरेसी जो लोग कहते हैं वो ये थे कि ग्रेग चैपल, इयान फ्रेजर सब जब आए थे
तो ये यही सोच के आए थे कि हमें इंडियन क्रिकेट को हाईजैक करके तबाह करना है, अरे भाई एंड पहले से ही ये प्लान था। तो मुझे तो नहीं लगता कि कॉन्स्पिरेसी सच है, कुछ ज़्यादा ही मेटा लेवल पे हम लोग चले गए। या बट हाँ, आई थिंक दैट शुड बी इट फॉर द पॉडकास्ट। या आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा ये पॉडकास्ट एंड आपका जो भी ओपिनियन होगा इस चीज़ पे, क्योंकि वी आर बाउंड टू हैव डिफरेंट ओपिनियंस ऑन दिस। कुछ लोग ग्रेग चैपल को भी सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग गांगुली को सपोर्ट करेंगे। जिसका जो ओपिनियन है आप सब लोग कमेंट्स में ज़रूर अपना ओपिनियन बताइएगा। हम लोग सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, सबके रिप्लाई शायद ना दे पाएँ बट पढ़ते ज़रूर हैं। एंड इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड जो नेक्स्ट वीडियो होना चाहिए वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी, उसको भी जाकर देखिए और उस पर भी कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी।